एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आराम से स्टैट्स कंप्लीट करो। वन शॉट है, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, प्लस एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से, साथ में ये भी आपको बताती चलती हूँ कि एग्जाम में चीजें लिखनी कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करनी है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जब भी आपके पास थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है कि आपने उसमें ओवरव्यू देना होता है कि इस क्वेश्चन में, इस आंसर में आप लिखने क्या वाले हो। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा का इंट्रोडक्शन क्या है? ये कह रहे हैं कि जिस डाटा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई क्वालिटेटिव डाटा नहीं है, जैसे शॉर्ट हाइट है, लंबी हाइट, कैसे ऐसा क्वालिटेटिव डाटा की नहीं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा की बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही जब कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो इंट्रोडक्शन में उसने डाटा के बारे में बताया कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा की ही बात हो रही होगी। देख लेते हैं। डाटा कलेक्शन इज इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सर्वे। हमने पढ़ा है स्टैट्स में कि कितना इंपॉर्टेंस है डाटा का। डाटा पे तो सारी चीजें होती है, मीन, मोड, मीडियन, जो जो चीजें चाहिए, डाटा पे तो सब कुछ हो रहा होता है। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो, द टर्म डाटा इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव डाटा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर्स की बात होगी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, गुड और बैड हैज नो सिग्निफिकेंस इन स्टैट्स। ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की कोई सिग्निफिकेंस मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्टैट्स के अंदर। Until and unless these are assigned some figures, अगर लिखा हो इंटेलिजेंस के साथ कोई नंबर हो, ऑनेस्टी के साथ कोई नंबर हो, अगर तब इसकी वैल्यू होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव की बात की जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्वालिटी के साथ कोई क्वांटिटी भी साथ जुड़ी होनी चाहिए, तब वो स्टैट्स बनता है। आगे देखो क्या लिखे। नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स व्हेन एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली कैन बी स्टडीड इन स्टैट्स। अगर हम किसी का IQ लेवल पूरे नंबर्स के साथ बताएं कि इसका IQ लेवल इतना है, इसका IQ लेवल इतना है, तो किसी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ अगर किसी नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो स्टैट्स बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये समझा रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा का चैप्टर है। यहाँ पे डाटा है क्या? डाटा मींस नंबर्स है, ये यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलो ये तो पता लग गया इंट्रोडक्शन में। आगे चलते हैं। दो तरह का डाटा होता है हमारे पास, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रिप लेके जाना है अपनी क्लास का, ठीक है, BBA फर्स्ट ईयर का ट्रिप ले जाते हैं। तो मैंने हर बच्चे का नेम, रोल नंबर, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके पेरेंट्स का नंबर, फोन नंबर, ये सारी लिस्ट बनानी है। तो दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका कि मैं हर एक बच्चे के पास जाऊं, उससे पूछूं और लिस्ट बनाऊं। दूसरा तरीका कि उस टीचर जो भी उनकी क्लास टीचर है, उस क्लास टीचर से मैं पूरा डाटा ले लूं और नोट डाउन कर लूं। दो वेज है ना, या तो खुद जाऊं या फिर जिसने पहले लिस्ट बनाई हो उससे लिस्ट लेके मैं लिस्ट बना लूं। तो ये प्राइमरी डाटा है। अगर मैं खुद से एफर्ट्स लगा रही हूं, खुद से सारा काम कर रही हूं, दैट इज प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैं बनी बनाई कोई लिस्ट उठा लूं, उसमें से कोई डाटा नोट करो, देखो सारे बच्चे तो ट्रिप पे नहीं जाएंगे ना, 100 की क्लासेस में मान लो 50 बच्चे ट्रिप पे गए, तो उस डाटा में से, पूरे डाटा में से मैं सिर्फ वही 50 बच्चों का डाटा नोट कर लूं। किसी टीचर से मैंने पूरी लिस्ट ले ली ना, उसमें से 50 बच्चों का डाटा नोट कर रही हूं, खुद बच्चों के पास जाके नहीं पूछ रही, दैट इज सेकेंडरी डाटा। जब किसी बने हुए डाटा की हेल्प लेती हूं वो सेकेंडरी डाटा होता है। लेकिन जब मैं खुद जाके एक एक इंफॉर्मेशन खुद लाती हूं, ये प्राइमरी डाटा होता है। वो क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है। अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, इसमें डिफरेंस कैसे होता है, मतलब क्या डिफरेंस है इसमें, प्राइमरी कैसे मिलता है, सेकेंडरी कैसे मिलता है, पूरा चैप्टर यही है। ध्यान से चीज समझना, सुपर इजी चैप्टर है। PDF आपको मिल जाएगी एज इट इज नोट्स की टेलीग्राम चैनल पे, आराम से चीजें हो जाएंगी, बस समझो। यहाँ पे पहले है प्राइमरी डाटा। मैंने कहा जब मैं खुद जाके हर एक चीज देखूंगी। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने खुद अपने लिए हर एक बच्चे के पास जाके अगर डाटा कलेक्ट करूं अपने पर्पस के लिए, क्योंकि मुझे ट्रिप लेके जाना है, मुझे हर बच्चे की इन्फो होनी चाहिए। तो जब मैं खुद जाके वो डाटा कलेक्ट कर रही हूं,
हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ रीजन। मैंने किसी टीचर की हेल्प से नहीं वो डाटा ले रही, मैं खुद अगर बच्चों के पास जाके वो डाटा लूंगी, मतलब सोर्स ऑफ रीजन, जहां से वो इंफॉर्मेशन मिलनी है वहीं जाके वो मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। मैंने ट्रिप वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपने यहाँ पे लिखना नहीं, बस ये लैंग्वेज लिखना है कि अगर अपने पर्पस के लिए मैं खुद सोर्स ऑफ रीजन से वो डाटा कलेक्ट करती हूँ, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। मैंने ट्रिप पे लेके जाना है, मैं बच्चों के पास जाके फोन नंबर, पेरेंट्स के उनके फोन नंबर, नेम, ये सारी चीजें खुद कलेक्ट कर रही हूँ। मैं ही पहली ऐसी हूँ जो ट्रिप के लिए उनके पास जाके डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो फर्स्ट पर्सन ही। आगे देखो, द प्राइमरी डाटा आर देयरफॉर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डाटा को क्या कहते हैं? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो अब क्या हो सकता है, या तो आपको पूछ ले डिफाइन प्राइमरी डाटा या फिर डिफाइन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यही सारी चीजें आपको लिखनी होती है। तो दो चीजें याद रखना, अपने पर्पस के लिए खुद जाके मैं वो डाटा लेके आ रही हूँ, दूसरी चीज सोर्स ऑफ ओरिजिन से जाके लेके आ रही हूँ, ये प्राइमरी डाटा कहते हैं, उसको मतलब प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स अच्छे से डालने आपने जो मैंने बोले। क्लियर है चीज? पक्का? इनको अच्छे से, ये प्रेशर नहीं लेना कि सारा कुछ मैं लर्न करूं, नहीं, जो वर्ड्स बताए उनको माइंड में रखो, अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चले, प्राइमरी डाटा क्लियर हो गया। अब देखो ट्रिप वाले एग्जांपल से समझ तो आ गया, एग्जाम में कैसे एग्जांपल लिखना है वो ध्यान समझना। आप ट्रिप वाला भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का लिखना है। ट्रिप वाला इसलिए समझाया गया वो जल्दी आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें, लेकिन अगर आपको और अच्छे तरीके से लिखना है, ये वही है, बस थोड़े से टर्म्स चेंज किए। ध्यान से देखो, यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीबीए फर्स्ट क्लास हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन देयर 12th एग्जामिनेशन। आप क्या चाहते हो? आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानना चाहते हो उन स्टूडेंट्स का जो अभी तो बीबीए फर्स्ट ईयर में है, लेकिन वो 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेके आए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब उनके फैमिली मेंबर्स में कौन है, उनका फाइनेंशियल क्या चीजें चल रही हैं, उस बच्चे के क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, सब कुछ आपको जानना है। तो आप कैसे करोगे? प्राइमरी डाटा के अंदर देखो, यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस, उनके पॉकेट कितनी मिलती है, फैमिली इनकम कितनी है, एजुकेशन स्टेटस कितना है, ये सब आप जानोगे। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वुड बी टर्म्ड एज प्राइमरी इंफॉर्मेशन और प्राइमरी डाटा सिंस यू हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन। ये आप देखो, ये सब चीजें आपको चाहिए, आप बच्चे के पास आके खुद जान रहे हो, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, सबका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी पॉकेट अलाउंस कितनी, ये सब आप खुद जाके उस बच्चे से पूछ रहे हो। देखो 12th के अंदर जितने भी बच्चों की फर्स्ट डिवीजन है, थोड़े से बच्चे होंगे, आप जाके उनके पास पूछ सकते हो कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपके पास है, फैमिली मेंबर्स कौन है, पॉकेट अलाउंस के, जो जो आपको चाहिए। तो जब आप खुद जाके सोर्स ऑफ ओरिजिन से वो चीजें देख रहे हो, पूछ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो प्राइमरी डाटा के अंदर आते हैं। जैसे मैंने ट्रिप के लिए फोन नंबर मांगने वाला एग्जांपल दिया था, वो भी आप एग्जांपल के अंदर लिख सकते हो। नहीं तो स्टूडेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर आपको चाहिए, उनके पास जाके फैमिली मेंबर्स का फाइनेंशियल स्टेटस सब कुछ पूछ रहे हो, दैट विल बी ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, इजी है ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं वो अच्छे लेवल के डालेंगे, आप इजीली कर सकते हो। करें आगे, नेक्स्ट क्लियर हो गया। ये था प्राइमरी डाटा। दो वर्ड्स याद रखने हैं, कौन से दो वर्ड्स? ऑन पर्पस एंड सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये दो चीजें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डाटा। ये तो सब कुछ हमें लगा लगाया मिलेगा एक लिस्ट के अंदर, मैं खुद उसमें से अपने अकॉर्डिंग डाटा ले आऊंगी। मतलब मान लो मुझे ट्रिप के लिए लिस्ट बनानी है, तो मैं क्लास टीचर के पास गई, मैंने कहा आप अपनी लिस्ट देना, जो भी आपने कुछ तो आप बच्चों का डाटा रखते हो ना, वो डाटा मुझे दे दो। उस डाटा में से अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके जब मैं एक डाटा तैयार करूंगी, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। मैं खुद बच्चे के पास जाके नहीं पूछ रही। देखो ये लिखे, सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। लिस्ट तो पहले से बनी हुई है ना, तो विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। टीचर ने डाटा कलेक्ट करके रखा था, लिस्ट बना के रखी थी, वो किसी और पर्पस के लिए हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेडिकल रीजंस के लिए कि वहां पे लिस्ट देनी होगी, या फिर किसी और रीजन, पहले ट्रिप गया होगा उसके लिए लिस्ट बनी होगी। टीचर के पास किसी और रीजन की वजह से पहले वो लिस्ट थी, मैंने उस टीचर से ली अपने रीजन की वजह से, ठीक है। आगे देखो, देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। मतलब मैंने अब लिस्ट क्यों ली? क्योंकि मुझे अब ट्रिप के लिए लिस्ट बनानी है। तो पहले वाला डाटा यूज करना, अब वाली किसी सिचुएशन के लिए उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डाटा। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दीज डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समबडी एल्स। किसी और ने कलेक्ट पहले कर रखा है। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ
पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। पब्लिश्ड रिपोर्ट्स का मतलब कि जो भी आपको डाटा चाहिए था वो कहीं पे पब्लिश है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी रिपोर्ट में, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो न्यूज़पेपर उठाया आपने रिपोर्ट उठाई, आपको डाटा मिल गया। अनपब्लिश का मतलब उन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की वो चीज, उनके रिकॉर्ड्स में, फॉर एग्जांपल ऑफिस रिकॉर्ड्स में हो सकता है, आपको जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड निकलवाने पड़ेंगे, वो कहीं पब्लिश नहीं, आपको वो डाटा निकलवाने के लिए उस ऑफिस में जाके थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि मुझे डाटा चाहिए, मतलब आपको निकलवाना पड़ेगा, वो होता है अनपब्लिश्ड। कहीं भी पब्लिश किसी भी फॉर्म में नहीं है, आपको खुद जाके ऑफिस या कहीं पे जाके निकलवाना पड़ेगा। आगे देखो, देयरफॉर कॉल्ड सेकंड हैंड डाटा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, दैट इज डाटा रिलेटिंग टू, दैट इज इंडियन रेलवेज। अगर इंडियन रेलवेज से आपको कोई डाटा चाहिए विच आर एनुअली पब्लिश्ड, कौन एनुअली पब्लिश करता है? रेलवे बोर्ड, है ना। मतलब रेलवे बोर्ड जो है, जो भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड डाटा होता है वो हर साल पब्लिश करता है, मतलब एक फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म में देता है। आगे देखो, वुड बी सेकेंडरी डाटा फॉर एनी रिसर्चर, जिसको भी किसी भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड डाटा चाहिए, उसको यूज करना चाहता है, मे बी इंप्रूवमेंट कैसे लाए, किसी भी रीजन से इंडियन रेलवेज का डाटा यूज करना चाहता है, तो ये अगर डाटा यूज कर लेता है जो इंडियन बोर्ड, रेलवे बोर्ड देता है, तो उसके लिए ये वाला डाटा सेकेंडरी डाटा की तरह काम करे, क्योंकि उसने खुद जाके चीजें नहीं देखी, एक बोर्ड ने वो दी, वो डाटा उठा के उसकी इंप्रूवमेंट पे काम कर सकता है, किसी चीज पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट होगी, इस रिसर्चर के लिए वो सेकेंडरी डाटा का काम करेगी। ये चीज क्लियर है? पक्का, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से चीजें करते रहो, बहुत इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अभी हमने क्या देखा? सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आता है कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के। एक बहुत आराम से चीज समझो, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, डाटा डाटा है, आप उस पर आगे काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मेन डिफरेंस इज प्राइमरी डाटा आप खुद जाके ढूंढते हो चीजें, सेकेंडरी डाटा में किसी की ढूंढी हुई चीजों में खुद एडजस्टमेंट करके अपने लायक वो डाटा बनाते हो, बस इतना डिफरेंस है। डाटा डाटा ही रहने वाला है, काम हम वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन वो डाटा कलेक्ट कहां से होता है उसके बेसिस पे इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। तीन डिफरेंस है मेनली। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी पे डिफरेंस होता है, बिल्कुल जो चीज आप खुद लेके आ रहे हो, खुद ढूंढ रहे हो चीजें, उस पे आपको पता है ओरिजिनल है, अब कोई और ढूंढ के ला रहा है, आपको श्योरिटी नहीं है। डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अब आप अपने लिए कोई डाटा ढूंढ रहे हो, उसमें एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स मतलब जिस लिए ढूंढ रहे हो उसको वो सूट करेगा इजिली, बिना एडजस्टमेंट के आपको डाटा मिल जाएगा अगर आपने प्राइमरी बेसिस पे ढूंढा। अभी हम इसकी पूरी पढ़ेंगे डिटेल्स, आराम से आपको बताऊंगी चीजें। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, टाइम बहुत लगता है प्राइमरी डाटा में ढूंढने में, हर एक बच्चे के पास जाके एक चीज पूछना, हर एक पर्सन के पास एक चीज पूछना, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे लिखा है टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, टाइम वाइज हो गया, एफर्ट्स वाइज हो गया। प्राइमरी में ज्यादा आपके पास एफर्ट्स लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताने वाले, डोंट वरी। देखो फर्स्ट क्या है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, वही चीज देखो, मैं खुद जाके हर एक बच्चे से फोन नंबर, फादर्स नेम, ये सब चीजें पूछ के आऊंगी, तो मेरे को श्योरिटी होगी इसमें कोई गलती नहीं है, सब ओरिजिनल है, कोई झोल नहीं होने वाला इसमें, तो मेरे को श्योरिटी रहेगी। लेकिन यही मैं सेकेंडरी किसी का डाटा उठाऊंगी, मेरे मन में थोड़ा डाउट रहेगा। तो पहला ये डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, फिर से वही आ रहा है ना, देखो कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से उठाई हुई चीज होती है, खुद उठाई हुई चीज होती है, तो उस पे उसको ज्यादा विश्वास होता है कि वो ओरिजिनल होगा। प्राइमरी डाटा आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब मैं कोई डाटा ले आई, अगर मैं उसको यूज करना चाहती हूँ कैसे भी, फॉर एग्जांपल मैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोन नंबर, ये सब चीजें ले आई, अब रॉ मटेरियल ले आई, अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें रखूंगी। आगे देखो, सेकेंडरी डाटा क्या है, आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, पहले से एग्जिस्टेंस में है, मुझे पता ही नहीं किसने कितने अच्छे से वो डाटा लेके आया, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, क्या उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं, जिसका मैं डाटा उठा रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक टीचर का डाटा मैं उठा रही हूँ, क्या आप मुझे प्लीज नंबर्स दे दो बच्चों के, मैं अपने पास नोट कर लूंगी। उस टीचर ने क्या अच्छे से वो नंबर नोट किए, कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बच्चे का नंबर दूसरे नाम के आगे तो नहीं लिख दिया, मैं श्योर तो नहीं हूं ना। तो जो सेकेंडरी डाटा होता है उसकी ओरिजिनलिटी कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। आगे देखो, सेकेंडरी डाटा आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मतलब वो पहले ही लिमिटेड मेरे को देने सारी इंफॉर्मेशन, अब उसमें से ये नहीं, रो में क्या होता है बहुत सारी चीजें हैं, काम की रख लो, जो नहीं है ठीक है अपने अकॉर्डिंग यूज कर लो, बाद में हमें लगा भी कि और चीजें चाहिए, हम रो से दोबारा उठा सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में पहले ही लिमिटेड है, हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे कैसे हमें चीजें चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर सकते, तो ये क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरह काम करते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर होगा, यही क्लास में चीजें लर्न करवा दूंगी, अच्छे से चीजें सुनो।
दैट इज ओरिजिनलिटी, अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट है डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो मैं अपनी मर्जी से अपने काम के लिए जाके सारा डाटा लाई हूं, जो जो मुझे चाहिए, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी का डाटा उठाऊंगी उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। उसकी लिस्ट में फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। मुझे पहले फोन नंबर्स चाहिए, मदर फादर नेम बाद में चाहिए, कुछ भी, मतलब मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर मैं किसी और का डाटा उठा के लाती हूँ। समझ आ गई चीज? तो ये लिखा है प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि मैं जिस लिए जा रही हूँ, मतलब मैं अगर जा रही हूँ किसी पर्पस के लिए तो उसी अकॉर्डिंग लिस्ट बनाऊंगी, उसी अकॉर्डिंग काम करूंगी। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ जा रही हूँ। दीज डाटा देयरफॉर नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, जो जो मैं चाहिए पूछ के आऊंगी, बल्कि एक्स्ट्रा ही पूछ के आऊंगी, बाद में जो इधर उधर करना है कर सकती हूँ फॉर द कंसर्न स्टडी। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, किसी और टीचर ने किसी और रीजन से बच्चों का सारा डाटा लिया होगा, लेकिन अब मुझे चाहिए ट्रिप के बेसिस पे, ट्रिप के लिए। Therefore this data need to be adjusted to suit the objective of the study in hand। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने सारा डाटा लिया था बच्चों का, उसमें पेरेंट्स के फोन नंबर नहीं लिए थे, तो मैं आधा डाटा टीचर से उठाऊंगी, फिर फोन नंबर्स के लिए और किसी को बोलूंगी कि अपने क्लास से क्लिक करके दो, जो भी मुझे क्या मिला, पूरा डाटा नहीं मिला, मुझे उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फोन नंबर के लिए फिर से बच्चों को बुलाना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये कभी भी मतलब पूरा फुल फ्लैश हमें डाटा नहीं मिलता, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये फुल फ्लैश होता है। अगर मैं खुद जाके बच्चों से पूछूंगी, पहले ही सारी एक बारी में चीजें पूछूंगी ना जो जो मुझे लिस्ट में चाहिए, तो दैट इज इसमें एडजस्टमेंट नहीं चाहिए होती, सेकेंडरी में एडजस्टमेंट चाहिए होते। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो थर्ड डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। इसमें टाइम बहुत लगेगा, हर बच्चे के पास जाऊंगी, हर एक चीज में 5 चीजें पूछूंगी, हर एक को 1-1 मिनट लग रहा है, हर बच्चे पे 5 मिनट लग रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये इजी है, टीचर से लिस्ट उठाई, एक आधी चीज नहीं भी है वो बच्चों से बाद में पूछ लूंगी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें एफर्ट्स प्राइमरी में ज्यादा लगते हैं, सेकेंडरी में एफर्ट्स कम लगते हैं। ये ट्रिप वाले एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी, ठीक है? देखो क्या है, प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। टाइम भी ज्यादा लगता है, मनी क्यों कहा गया? बताओ, अगर मैं खुद जाके बच्चों से पूछूंगी मनी क्यों बोला गया? हाँ जी, मनी का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि पैसे की बात हो रही है, मतलब मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, मेरे को ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेरे को लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए टाइम, मनी, एफर्ट्स इकट्ठा लिखा जा रहा है। यहाँ पे तो मैंने एक लिस्ट का नाम लिया ना, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है। मान लो गवर्नमेंट कोई सर्वे कर रही है और हर एक बंदे के पास जाके चीजें पूछ रही है, कोई इस सिटी में, कोई उस सिटी में, तो इस सिटी में जाऊंगी, उस सिटी में जाऊंगी, तो वो मनी वाइज भी हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है। तो टाइम, मनी एंड जब भी हम लिखेंगे टाइम, मनी, एफर्ट्स इकट्ठा आ रहा होगा पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक ट्रिप का एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी डाटा, दिस इज बिकॉज प्राइमरी डाटा सिंपली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ रीजन, क्योंकि पहली बार खुद जाके चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो ये महंगा पड़ता है हर चीज। सेकेंडरी डाटा सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। मैम लिस्ट देना जरा, बस टाइम भी बच गया, सब कुछ बच गया। आगे समझ आ रहा है ना एग्जाम्पल में, बार बार किस चीज के लिए नहीं, कि ट्रिप के लिए लिस्ट चाहिए मुझे, तो एक एक बच्चे के पास जाना तो मुश्किल है, लेकिन टीचर को अरे लिस्ट देना मैम जरा, दैट विल बी इजी है। तो यही कह रहे हैं कि पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से आप डाटा उठा लेते हो, अकॉर्डिंगली दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी कोई सर्वे कर रही है, खुद जाके हर एक सिटी में चीज पता करना वो कॉस्टली पड़ेगा, टाइम वाइज, एफर्ट्स वाइज, पैसे वाइज। लेकिन वही किसी का कोई डाटा उठा ले, मतलब कोई सिटी का किसी ने पहले डाटा बना रखे कि अंबाला में ऐसी चीजें होती है, तो क्या करेगा, उसी से वो डाटा उठा लो, वो बेटर रहेगा ना, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, एफर्ट्स भी बचेंगे। तो वो जो डाटा एकदम उठा के खुद उससे काम कर रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन खुद हर एक सिटी में एक एक घर जाके वो चीजें पता करना, दैट विल भी हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो ये लेके सेकेंडरी डाटा इजी होता है, किसी का डाटा उठाना होता है एग्जिस्टेंस में जो पहले से ही है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉस्टली है, और ये लेस कॉस्टली है। क्लियर है चीज? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अब तक इंट्रोडक्शन करी, ठीक है? 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी की हमने डेफिनेशंस करी, फिर उनके बीच का डिफरेंस करा। जैसे जैसे मैं टिप्स बोल रही हूँ, सॉरी टिप्स नहीं, जैसे जैसे मैं ये पॉइंट्स बोल रही हूँ, अगर ये पॉइंट्स आपके टिप्स पे हो गए, चैप्टर खत्म है, कि पहले हमने ये किया था, फिर दूसरा, ये थर्ड, ये पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आए मैं लिख दूंगा जो जो चाहिए, ठीक है?
देखो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, खुद जा जाके चीजें कलेक्ट करनी होती है, लेकिन कैसे कलेक्ट करते हैं। अब ये तो नहीं होता ना हर एक पर्सन के हम घर जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है मैं आगे अपने असिस्टेंट रख लूं कि जाओ जाओ तुम जाके पता करो ये चीजें, तो वो भी तो प्राइमरी है ना, कि हर एक किसी के घर में जाके वो चीज पूछी जा रही है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला तरीका देखते हैं, देखो कितने तरीके हैं, 5 वेज है हमारे पास। पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, मेल्ड क्वेश्चनरी, स्केड्यूल्स, ये सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे। पहले आराम से पानी वानी ले आओ, अच्छे से चीजें समझना। अगर यहीं पे अच्छे से समझ लिया ना, लिटरली बोल रहे हो एग्जाम में जाकर आराम से चीजें लिख लोगे, मतलब इसको प्रेशर नहीं लेना लर्न करने का, यही चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ध्यान से देखो, डायरेक्ट पर्सनल नाम ही बता रहा है कि खुद जाके मैं चीजें पूछूंगी, किसी को नहीं भेजने वाली। अगर मुझे हर एक बच्चे का फोन नंबर, फादर नेम, मदर नेम चाहिए, तो मैं हर एक बच्चे के पास खुद जाऊंगी, उससे उसका सारी इंफॉर्मेशन मांगूंगी, नोट डाउन करूंगी और घर आ जाऊंगी। दैट इज मतलब अपनी क्लास में वापस आ जाऊंगी, मतलब मैं खुद जाके हर एक पर्सन से बात करूं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन दिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर। मुझे चाहिए ना बच्चों के नाम, बच्चों के फोन नंबर, तो मैं खुद जाऊंगी, मैं इन्वेस्टिगेटर हुई। देयर इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। मैं हर एक बच्चे के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी, तो फेस टू फेस बात होने वाली है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, डाटा आर कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंक्वायरी टू द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स का मतलब जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इस केस में, लिस्ट वाले केस में, बच्चा इन्फॉर्मेंट है, क्यों? क्योंकि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा और मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर। तो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्वेस्टिगेटर, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो इन्फॉर्मेंट होता है, ठीक है। तो फेस टू फेस बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी का मतलब कहां कहां हमें यूज कर सकते हैं। हमारे पास 5 मेथड है ना, तो ये मेथड कब यूज करना है डाटा कलेक्शन के लिए। पहला देखो, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। अगर मुझे यही 500 बच्चों का फोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना पड़े, 500 भी नहीं 1000 लिख लो, तो ये मेथड थोड़ा ना मैं फॉलो करूंगी, है ना। ये तब मेथड फॉलो होता है जब मुझे लिमिटेड लोगों से बात करना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जब आपके पास फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होती है, तभी मेथड यूज होते हैं। सेकंड देखो, A greater degree of originality of the data is required। मतलब आपको जिद ही है कि मुझे इतना ओरिजिनल डाटा चाहिए चाहिए, कोई भी बीच में हल्की सी मिस्टेक नहीं हो सकती, फिर आप खुद जाके पूछो चीजें। जब आपको ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा चाहिए तभी मेथड यूज होता है। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। देखो प्राइमरी डाटा इकट्ठे करने की बहुत सारी चीजें हैं, मैं असिस्टेंट भी रख सकती हूँ, मैं फॉर्म भी आप लोगों को दे सकती हूँ, बहुत सारी चीजें से प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर सकती हूँ। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है कि जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उससे बात करो, फॉर्म के थ्रू बात कर सकते हो, असिस्टेंट के थ्रू बात कर सकते हो, है ना। किसी का डाटा नहीं उठाना, खुद इकट्ठा करना है, जैसे मर्जी करो, फॉर्म देके, किसी को असिस्टेंट को भेज के, कैसे भी। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, तभी फेस टू फेस वाला मेथड यूज होता है। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टिगेशन नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, केयर एंड डिवोशन। आपको लगता है कि ये ना केयरलेसनेस के साथ काम नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली लेनी है, बहुत केयर के साथ करनी है, तब आप ये वाला मेथड यूज करते हो। तो देखो अगर मेथड क्लियर तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा किसी के साथ हमने मतलब सीक्रेट नहीं शेयर करना, थोड़े थोड़े बच्चे हैं तो मैं ये मेथड लगा सकती हूँ। तो ऐसे आपको यहीं क्लास में चीजें लर्न हो जाएंगी, रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना, समझ की चीजें हो जाएगी। तो सुटेबिलिटी हर एक में करेंगे। देखो हमने 5 मेथड करने, हर मेथड होता है क्या ये समझेंगे। सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ ये मेथड लगता है, कहाँ हम यूज करेंगे मेथड, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये 5 की करेंगे हम, 5 के 5 मेथड्स की। तो आराम से चीजें समझना। पहला मेथड क्लियर हुआ, इसकी सुटेबिलिटी क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो इसमें करेंगे मेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या है? पहली ओरिजिनलिटी, जब खुद जाके ही चीजें देख रही हैं तो ओरिजिनल होगा डाटा। एक्यूरेसी, फिर से वही बात, हर एक चीज मैं खुद चेक कर रही हूँ, मैं खुद नोट कर रही हूँ, फेस टू फेस बात कर रही हूँ, तो वो एक्यूरेट डाटा होता है। रिलायबल, मैं उस पर बिल्कुल अनडाउट, कुछ भी डाउट नहीं करने की जरूरत, मैं आराम से चीजें उस पर विश्वास कर सकती हूँ, रिलायबल है। यूनिफॉर्मिटी, वो एक जैसा डाटा होगा, जैसे कि मैंने लिस्ट बनानी है, उसमें मैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके फोन नंबर बच्चे के, फिर पेरेंट्स के, ये सारा सबका
सबका सेम डाटा उठा के लाऊंगी, ये नहीं कि एक का फादर नेम स्किप कर दिया, एक का फोन नंबर स्किप कर दिया, नहीं, यूनिफॉर्मिटी। अगर जिस अलग अलग इंसान से मैं ला रही हूँ डाटा, वो एक जैसा डाटा होगा। बता टाइम, अगर उसका नेम पूछा है तो नेक्स्ट बच्चे का भी नेम भी पूछूंगी, सिर्फ रोल नंबर नहीं पूछूंगी, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है डाटा में। नेक्स्ट इज अदर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि ये बच्चे को ना थोड़ा डिजीज है किसी चीज से रिलेटेड, मतलब कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, तो मैं उसकी मेडिसिन भी पूछ लूंगी, ताकि अगर वहां ट्रिप पे जाके कोई दिक्कत हो तो मैं मतलब संभाल सकती हूँ, मेडिकेशन रख सकते हैं हम। तो अदर इंफॉर्मेशन, जब मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चंस उससे बात और इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकती हूँ। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब भी यही है कि मैंने कुछ क्वेश्चन डिसाइड किए हैं कि मैंने मदर्स नेम, फादर नेम, ये सब चीजें पूछनी है, लेकिन मैंने देखा है बच्चे की मेडिकल कंडीशंस है, तो मैंने क्या करा, मैंने मेडिसिन के बारे में पूछ लिया। मतलब मैं अपने क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकती हूँ, उसको फ्लेक्सिबल भी कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई ऐसा नहीं यही 6 क्वेश्चंस पूछने, नहीं, मैंने एक और मेडिकेशन वाला भी इंक्रीज कर सकती हूँ। यही सारा यहाँ पे लिखा है। देखो क्या लिखा है, डाटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि मैं खुद लेके आ रही हूँ। डाटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड, खुद ले रही हूँ तो एक्यूरेट होगा। बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो वही चीजें बार बार वही लैंग्वेज आएगी। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अदर इंफॉर्मेशन भी हम ला सकते हैं यहाँ पे। दिस मेथड इज फेयरली फ्लेक्सिबल बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द सेट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी मेडिसिन के बारे में भी एक्स्ट्रा पूछ सकती हूँ, तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो ये फेस टू फेस वाला फ्लेक्सिबल भी रहता है। 2 मिनट यहाँ पे पॉज करो फटाफट से, ठीक है। और ये मेरिट्स को ना एक बार आंखें बंद करके ना बोलना शुरू कर दो। अच्छा मेरिट्स, ओरिजिनलिटी, आगे पीछे हो सकते हैं, अच्छा एक्यूरेट भी था, ठीक है ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एक फ्लेक्सिबल वाला भी था, ठीक है। ऐसे माइंड में बोलो, फिर पोज कर दिया ना, एक बार सारी बोल ली, फिर आगे आ जाओ। अगर कोई एक आधी रह भी गई तो दोबारा आइज बंद करके बोल लो। अभी के अभी क्लास में सारी चीजें माइंड में बैठ जाएंगी, सच में कह रही हूँ। और रट्टा नहीं लगाना, आपको फेस टू फेस वाली बात है तो ये चीजें तो इसमें होगी ही होगी, ठीक है। चले नेक्स्ट पक्का। अच्छा मेरिट्स तो है, डीमेरिट्स भी होंगी। आगे देखो, डीमेरिट्स क्या है, नोट प्रॉपर फॉर वाइड एरियाज। मैंने बताया अगर मुझे 1000 बच्चे का डाटा चाहिए तो मैं फेस टू फेस 1000 बच्चों से बात नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, अगर मुझे आप सबसे मिलना है, एक एक करके एक एक का डाटा चाहिए कि कौन बीबीए कौन से सेम में है, बीसीए बीकॉम किस मतलब कोर्स कर रहा है, फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में, अगर मैं एक एक बच्चे से बात करूंगी दैट विल बी डिफिकल्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर वाइड एरियाज हो तो डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना और फेस टू फेस इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये लिखा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड। नेक्स्ट इज पर्सनल बायस। पर्सनल बायस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 11th की क्लास टीचर हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिजल्ट बना रही हूँ। मैंने जब रिजल्ट बना रही थी ना, आई रियलाइज कि सिर्फ आधे नंबर से बच्चे फेल हो रहे हैं। 4-5 बच्चे एक सब्जेक्ट में सिर्फ आधे नंबर से फेल हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरी तो क्लास का रिजल्ट खराब हो रहा है, तो मैं उसको आधा नंबर बढ़वाने की कोशिश करूंगी और टीचर कहूंगी प्लीज ये आधा नंबर बढ़ा दो, या फिर कहूंगी हाफ को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, कि ताकि इतने बच्चे मेरी क्लास के फेल ना दिखे, मेरी क्लास की रेपुटेशन डाउन होगी, मुझे आगे रिजल्ट दिखाना होता है। तो वो आधे नंबर को मैं खुद इंक्रीज कर दूंगी बाय द राउंड ऑफ, कि चलो राउंड ऑफ करके बढ़ा देती हूँ। तो मैंने पर्सनल बायस यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, थे तो 32.5 लेकिन उसको 33 कर दिया राउंड ऑफ करके, ताकि इतने बच्चे क्लियर हो जाए। डाटा में 32.5, मैंने क्या किया 33, मेरा पर्सनल इसमें था कि मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा जाए, मतलब फेल तो एटलीस्ट इतने बच्चे ना हो। तो जब हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं वहां पे पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉस्टली, टाइम बहुत लगता है, एफर्ट्स बहुत लगता है, इसलिए ये क्या है, कॉस्टली है। रॉन्ग कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर हम इससे रॉन्ग कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी से एग्जांपल समझा रही हूँ, चीजें आपके माइंड में बैठेंगी। आपको तो मैं फेस टू फेस बात हो रही है, रॉन्ग कंक्लूजन की क्या बात है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, 100 में से 50 बच्चे ही ट्रिप के लिए रेडी हुए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी हर बार ना सिर्फ 50% बच्चा ही ट्रिप के लिए रेडी होता है, सारे बच्चे रेडी नहीं होते। ये रॉन्ग कंक्लूजन है। क्या पता सिर्फ इसी क्लास में से 50 बच्चे माने हो, कोई और क्लास हो उसमें 50% बच्चे नहीं 70% रेडी हो जाए। तो एक क्लास के बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ 50% बच्चा ही रेडी होता है ट्रिप के लिए हर क्लास में, नहीं। तो यहाँ पे जब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक छोटे एरिया में हो रही होती, बड़े एरिया में तो हो नहीं रही होती। तो वो छोटे एरिया के अकॉर्डिंग जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, हो सकता
सकता है वो रॉन्ग कंक्लूजन हो, यही यहाँ लिखा है। देखो, इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जनरली स्मॉल, है ना, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव, दिस मे लेड टू रॉन्ग कंक्लूजन। क्योंकि हमारे पास एरिया स्मॉल है ना, तो उस छोटे एरिया के बेसिस पर अगर कंक्लूजन निकालेंगे वो गलत ही होगा। तो प्राइमरी डाटा में कई बार इस वाले मेथड में रॉन्ग कंक्लूजन भी निकल आते हैं। तो पहला हमने करा है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से जब हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये पर्सनल बायस वाला तो हर बार आपको डीमेरिट्स में मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 5 में से 4 फॉर्मूला, मतलब 4 मेथड्स में तो आपको ये पर्सनल बायस वाला पॉइंट मिलेगा, एक्यूरेसी वाला पॉइंट मिल रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट्स जो है सेम सेम हो रहे होंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। ये बायस वाला पॉइंट्स डीमेरिट्स में याद रखना, आगे भी काम आएगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट बात हो ही नहीं सकती, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। एग्जांपल से समझाती हूँ। किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, अब जिसका मर्डर हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, कैसे हुआ, क्या चीज हुई। तो जिसका मर्डर हुआ उससे बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। सेकंड चीज, अब डायरेक्ट तो कोई आके बोलेगा नहीं ना मैंने मर्डर किया है, आप डायरेक्ट किसी से कह भी नहीं सकते तुमने मर्डर किया। उसके नेबर से, उसके फ्रेंड से सारी चीजें पूछी जाएंगी। इनडायरेक्ट, जिसका मर्डर हुआ, जिसने किया, डायरेक्ट बात नहीं हो रही, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पूछ के, कोई उससे मतलब रिटर्न नहीं करवा रहे, आगे आएंगे जिससे हम रिटर्न भी करवाएंगे कि फॉर्म फिल करो तब हमें इंफॉर्मेशन दो। तो ये इनडायरेक्ट ओरल है, कुछ रिटर्न नहीं है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें एग्जांपल कौन सा आएगा, मर्डर केस का आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्स द इंफॉर्मेशन नोट फ्रॉम दोज पर्सन फॉर होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अब जिसका मर्डर हुआ है उससे तो हम पूछ नहीं सकते ना किससे मर्डर किया है, या फिर उससे आसपास वाले तो एकदम नहीं बोलेंगे ना कि मैंने मर्डर किया, तो उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। अगर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उससे हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, तब ये इनडायरेक्ट वाला मेथड यूज होता है। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्संस हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। किसी का मर्डर हुआ है तो हम उसके फ्रेंड से क्या पूछते हैं, कितने बजे कॉलेज से आया, कितने बजे स्कूल से आया, जॉब से कितने बजे आया, उसके आसपास के लोगों से जिनसे हमें उम्मीद है कि इस पर्सन के बारे में उसको तो पता ही होगा, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ना कि डायरेक्ट पर्सन से। आगे देखो, दीज अदर पर्संस आर नोन एज विटनेसेस। जो ये अलग, जो दूसरे पर्संस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विटनेसेस बोला जाता है। द इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट सोर्स इज नॉट पॉसिबल। हम डायरेक्टली मर्डर जिसका उससे नहीं पूछ सकते, और लेस रिलायबल, या तो हम उससे पूछ नहीं सकते, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जिसका मर्डर हुआ उससे हम पूछ नहीं सकते, और या फिर जो जिसने भी आसपास वालों ने मर्डर किया होगा वो हमें डायरेक्ट बताएगा नहीं, तो हमें आसपास के लोगों से इनडायरेक्ट वे में चीजें ऑरली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो ये लिखा है, थ्रू डायरेक्ट सोर्स नहीं पूछ सकते, इज नॉट पॉसिबल। कभी ये मेथड लगता है या तो डायरेक्ट सोर्स से हम चीजें पूछ नहीं सकते, या फिर उनके हमें बातों पे डायरेक्ट विश्वास नहीं है, ज्यादा विश्वास नहीं है, आगे पीछे से वाले लोगों से पूछ के चीजें कंफर्म करनी पड़ रही है, वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से चीजें समझना, ये मर्डर वाला ही डाला हुआ एग्जांपल। क्या कह रहे हैं देखो, कहते हैं इन केस ऑफ मर्डर इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, it would be quite impossible to know the facts by contacting the person directly who are involved in। देखो, अब जिसने मर्डर किया, वो जो इन्वॉल्व है इसमें, या जिसका मर्डर हुआ, उससे तो डायरेक्टली हम चीजें नहीं पूछ सकते ना। आगे देखो क्या लिखा है आगे, नेक्स्ट इज दैट इज इन सच अ केस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्ड पर्सन सच एज फ्रेंड्स, नेबर्स एक्सेट्रा। ये भी हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई नेबर, कोई भी मर्डर कोई भी कर सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं उससे पूछ सकते कि तुमने मर्डर किया, नहीं। हम इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में, ओरल वे में इकट्ठी करनी शुरू करते हैं, फिर हमें धीरे धीरे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है। ये चीज क्लियर है पक्का? जब हम डायरेक्टली उस पर्सन से बात नहीं कर सकते, या डायरेक्टली उससे बात करना रिलायबल नहीं है, कोई अपना थोड़ा ना कहेगा, मैंने, किसी ने बोला मैंने मर्डर नहीं किया तो मान थोड़ा ना लेंगे, रिलायबल चीज तो नहीं है ना। इसका मतलब जब या तो हम उस पर्सन से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, या फिर हमें उसकी बात पे भरोसा नहीं है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, आसपास वाले लोगों से भी चीजें कंफर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। कब कभी यूज होता है, इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब लार्ज लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, किसी का मर्डर हुआ, कोई चीज हुई, तो बड़े, जब भी आपको मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे टीम बैठती है, तो जब लार्ज लेवल पे
इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, आपको दूसरी सिटी में जाना पड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब लार्ज लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है तब ही मेथड यूज होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। कब ये यूज होता है मेथड? जब आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल कि उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाओ, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ता है। ये क्या है? कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उससे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो वो क्या होगा? तब ये मेथड यूज हो रहा होगा। थर्ड कब यूज होता है मेथड? द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब मैं मान लूं मुझे ये चाहिए कि किसने मर्डर किया, मुझे पता है इस बंदे ने मर्डर किया, पर ये बंदा अपने बारे में थोड़ा बताएगा मैंने मर्डर किया। तो ये बंदा अगर अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाह रहा, तब भी मैं ये वाला इनडायरेक्ट मेथड यूज करूंगी, उसके आसपास वाले लोगों से पता कराऊंगी, तब मुझे पता लगेगा इसी पर्टिकुलर पर्सन ने मर्डर किया है। तो ये लिखा देखो, द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, देना ही नहीं चाहता बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, नहीं चाहता ही नहीं, देना ही नहीं चाहता, कोई इंफॉर्मेशन अपने बारे में बताना ही नहीं चाहता कि मैंने मर्डर किया, तो आसपास वाले लोगों से चीजें मैं गैदर करके बताऊंगी इसी ने किया ये काम। इंक्वायरी कमेटी एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जनरली अडॉप्टेड दिस मेथड। इंक्वायरी कमेटी होगी या कमीशन होगी, जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो यही मेथड यूज कर रही होती है। इन 4 जगह पे ये वाला मेथड यूज होता है। अब इसकी मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है? वाइडर एरिया, ये छोटे एरिया पे काम नहीं करता, बड़े एरिया पे काम करता है, तो इसकी मेरिट है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। एक सिटी से दूसरी सिटी, कहीं मतलब सिटी कहीं भी जाना हो, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया वाइड होता है तो ये मेथड यूज हो सकता है। लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली का मतलब कहोगे मैम टाइम भी ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट भी, प्लेस, ये सब चीजें ध्यान समझना। यहाँ पे एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन एक पर्सन से जाके तो नहीं बात करनी ना। मान लो किसी का मर्डर हुआ तो वहाँ पे 500 लोग रहते हैं, नहीं 500 लोगों से मुझे बात नहीं करनी, मुझे आसपास के नीबर्स, आसपास की चीजें लिंक करते हुए आगे बढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है, ओरल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर रिटर्न हो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और लोगों के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन होने भी जरूरी है, आगे हम चीजें पढ़ेंगे, ये लेस कॉस्टली है, आगे आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो एक्सपर्ट ओपिनियन। अभी थोड़ा मैंने ये कहा 500 लोगों से थोड़ा बात कर रही होंगी मैं वहां पे, नहीं, वहां पे मैं क्या करूंगी, दैट इज कि ये इसने ये बात बताई, उससे लिंक करते हुए किसी अगले पर्सन पे जाऊंगी, लिंक करते हुए अगले पर्सन पे जाऊंगी, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ यहाँ काम हो रहा होगा। देखो, यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयर बाय मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। सबसे तो बात नहीं करनी, उससे कनेक्टेड लोगों से बात करनी है, तो एक्सपर्ट से बात करके किससे क्या लिंक हो रही है, मैं एक अच्छे से कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ। तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी यहाँ मिल रहा होता है, जिसको ये इन्वेस्टिगेशन आती है। अब इन्वेस्टिगेशन इतनी इजी तो है नहीं, आपको उसकी हर बात को बारीकी से पढ़ना है, हर बात को बारीकी से समझना है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन वाला भी पॉइंट आएगा। नेक्स्ट देखो, फ्री फ्रॉम बायस। अब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी को मुझे ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर का केस ले लो, मुझे ढूंढना है किसने मर्डर किया, आसपास के लोगों से पूछ रही हूँ, मेरा इसमें कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है, तो फ्री फ्रॉम बायस है, मैं आराम से जो चीजें बताएंगे उसको नोट करूंगी और एक कंक्लूजन पे पहुंचूंगी। नेक्स्ट इज सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई ऐसा बड़ा मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं है, आराम से जो चीजें बता रही हैं, चीजें लिंक करते हुए एक्सपर्टीज की हेल्प से काम करते हुए चलना है। ये एक सिंपल मेथड है जिससे डाटा कलेक्ट हो सकता है ऑन द बेसिस की क्या क्या बता रहे हैं, और उसको स्मार्टली लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब नुकसान भी तो होंगे इसके, बिल्कुल है। लेस एक्यूरेट, बिल्कुल लेस एक्यूरेट है। क्यों? द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्संस अदर देन द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। जिसका मर्डर हुआ या जिसने मर्डर किया, उसके अलावा मैं और आसपास के लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे गलत चीजें भी बता सकते हैं, सही चीजें भी बता सकते हैं, डिपेंड करता है ना, एक्यूरेसी की तो बात हो नहीं रही है, तो ये लेस एक्यूरेट मेथड है। नेक्स्ट इज बायस्ड। अभी आप कहोगे कि मैम ये तो क्या लिखा था, फ्री फ्रॉम बायस। दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि बायसनेस जो है इन्वेस्टिगेटर की तरफ से नहीं है। अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मेरी तरफ से बायसनेस नहीं है, फिर बायस्ड क्यों आया, ध्यान समझना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन। मेरी तरफ से बायस नहीं है, इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को एक मतलब कंक्लूजन पे पहुंचना है, चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक आंसर तक जाना है। ठीक है, बायस किसकी तरफ से हो सकता है कि जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन भी तो दे सकता है, वो अपने फायदे के लिए भी तो इंफॉर्मेशन दे सकता है। हो सकता है जिसने मर्डर किया मैं उसी से बात कर रही हूँ, लेकिन उसने मुझे सारा घुमा दिया, गलत गलत चीजें बता दी, तो ये चीजें बायस्ड हो सकती हैं, इन्वेस्टिगेटर की साइड से नहीं। यहाँ पे लिखा था दैट इज फ्री फ्रॉम बायस, इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं हो सकता, लेकिन जो विटनेस है वो तो बायस हो सकता है ना, तो यहाँ बायस्ड विटनेस की बात की गई है। नेक्स्ट इज रॉन्ग कंक्लूजन। जब हमें कोई चीज गलत बताएगा तो हम रॉन्ग कंक्लूजन पे भी तो पहुंच सकते हैं, ये लिखा है। दिस मेथड मे लीड टू
कहाँ पे, डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस। अगर विटनेस ने ही चीजें ठीक बताई तो मैं एक रॉन्ग कंक्लूजन पे भी पहुंच सकती हूँ। तो इसमें याद रखना है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहा, आसपास के लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी भी नहीं हो सकती, कंक्लूजन भी गलत हो सकता है और वो बायस भी हो सकता है। तीनों के तीनों हो गए। ऐसे आप एक एक करके स्टोरी के थ्रू ये पॉइंट्स याद करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 2 कर लिए जिसमें डायरेक्ट बात हो रही थी, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। सेकंड में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी। पक्का अच्छे से हो गए ना ये दोनों पॉइंट्स? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब एक बात बताओ, जो भी न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ होती है वो एक डाटा होता है ना। आपको मैम उस पर तो नंबर्स की बात नहीं हो रही थी, चलो उनकी बात कर लेते हैं। जो नंबर्स वाला पोर्शन है कि स्टैट्स बता रखा है, आज गोल्ड का बता रखा है, शेयर मार्केट का बता रखा है, स्टॉक मार्केट का बता रखा है, ठीक है। कुछ कुछ पोर्शन तो स्टॉक का है ना, ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन तो स्टैट्स का है ना, बिल्कुल है। तो वो क्या करते हैं, क्या खुद जाके न्यूज़पेपर का जो हेड है वो जाके सारी चीज़ें देखते हैं? नहीं, वो आगे उन्होंने आगे पर्सन्स रखे होते हैं, असिस्टेंट रखे होते हैं कि ये वाली एरिया की न्यूज़ आप लाओगे, ये वाली एरिया की न्यूज़ आप लाओगे। वो है तो प्राइमरी डाटा ना, क्योंकि किसी का बनाया हुआ डाटा नहीं हम यूज़ कर रहे, मैंने आगे असिस्टेंट रखे जो जाके वो डाटा ला रहे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। देखो कैसे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स की या तो लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर जो मैंने आगे पर्सन रखे हैं वो इंफॉर्मेशन ला रहे हो, वो इसके अंडर आते हैं। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट। जैसे मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैंने आगे लोकल एजेंट्स अपॉइंट करे, देखो, और कोरेस्पोंडेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अलग अलग प्लेसेस पे अपने बंदे छोड़ दे, भाई यहाँ से इंफॉर्मेशन लानी है, वो लाएंगे। दीज कोरेस्पोंडेंट्स कलेक्ट देयर इंफॉर्मेशन in their own way and send the same to the central office। सेंट्रल ऑफिस का मतलब जहां से मेन काम होता है, सारी इंफॉर्मेशन लाके उस मेन ऑफिस में दे दो। Where the data are processed, वहां पे डाटा प्रोसेस होगा। न्यूज़पेपर एजेंसीज जनरली अडॉप्ट दिस मेथड। न्यूज़पेपर एजेंसीज जो है ये मेथड अडॉप्ट करती है। अगर आपको इनको माइंड में रखना है ना, एग्जाम्पल से याद रखो। सेकेंड वाला मर्डर केस से याद रखना, फर्स्ट वाला वो स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो चाहिए, उससे याद रखना, थर्ड वाला न्यूज़पेपर से याद रखना। अगर आपको ये एक एक वर्ड याद भी रह गया ना तो आपको अच्छे से इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन माइंड में रहेगी। अच्छा, न्यूज़पेपर वाले जैसे करते हैं ना कि आगे आगे एजेंट्स रखते हैं, वही एक्सप्लेनेशन इसमें डालें, ठीक है। आगे देखो, दिस मेथड इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट में, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर रेगुलर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ वाइड एरिया। अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, देखो न्यूज़पेपर को रोज इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को रोज इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां पे रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे एक पर्सन सारी जगह नहीं घूम सकता, वो आगे अपने कोरेस्पोंडेंट्स रखता है तो वही चीज बताएगी, आगे लोग रखता है, लोकल एजेंट्स रखता है, तो वो भी प्राइमरी डाटा है कि खुद एक एक पर्सन जाके इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। मैं अकेले नहीं जा सकते, आगे पर्सन रख के दे दिए मैंने कि वो लेके आएंगे, तो वो किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कोरेस्पोंडेंट्स। क्लियर है चीज? पक्का ये प्राइमरी डाटा ही है ना, क्योंकि खुद ला रहे हैं, किसी का डाटा नहीं उठा रहे। सुटेबिलिटी कब है, देखो कब कब ये यूज होता है मेथड। एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज ओनली मोडेस्टली नीडेड, मतलब इतना मोडेस्टली का मतलब नॉर्मल, एक्यूरेसी नॉर्मल चाहिए, इतना कुछ नहीं एक्यूरेसी एक्यूरेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल एक्यूरेसी चाहिए, आप ये यूज कर सकते हो। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आर नीडेड। अगर आपको रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, रोज रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप हर जगह नहीं जा सकते, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अब न्यूज़पेपर में कहाँ कहाँ की न्यूज होती है, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है ये मेथड यूज हो रहा होता है। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन अगर यूज होनी हो तो ये मेथड यूज हो रहा होता है। क्लियर है चीज? पक्का ये 4 जगह यूज होता है। वाइडर एरिया जहां पर हो, न्यूज़पेपर्स की बात हो रही हो, एक्यूरेसी ज्यादा ना चाह रही हो, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे आप माइंड में चीजें रख सकते हो। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएंगे इसकी मेरिट्स, क्या क्या इसके फायदे हैं। नंबर 1 देखो, इकोनॉमिकल है, ये बिल्कुल इकोनॉमिकल है, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, एक पर्सन को सारी जगह नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है। दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट, ये तीनों इकट्ठे आएंगे जब भी आएंगे। देखो अब मनी के बेसिस पे कैसे आएगा, जब हम न्यूज़पेपर जाता है कितना प्रॉफिट होता है हमें, उन्हीं प्रॉफिट्स में से तो इन एजेंट्स को हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मनी वाइज भी हमें अच्छा पड़ रहा है। एफर्ट्स एक पर्सन का नहीं लग रहा, अलग अलग पर्सन का लग रहा है, एक बच्चे पे बता, एक बंदे पे बर्डन नहीं आ रहा, टाइम तो बच ही रहा है, एक दिन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है अलग अलग पर्सन, तो टाइम बच रहा है, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल है। वाइडर कवरेज, बहुत ज्यादा एरिया पे हम काम कर पा रहे हैं।
कंटिन्यूटी, जिसको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, वहां पे ये मेथड यूज हो रहा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स देखो ध्यान से, कैन कवर वाइडर एरिया, द कोरेस्पोंडेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन, जिसको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये मेथड यूज करेगा। ये इस मेथड की मेरिट्स में आते हैं। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, अगर स्पेशल पर्पस के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी ये सुटेबल है। देखो ध्यान समझो, जहां पे भी आपको रेगुलर डाटा चाहिए होगा कहीं पर भी, वहां पे ये मेथड आपका साथ देगा। ये इसकी मेरिट्स है। फॉर एग्जांपल आपको इंडेक्स नंबर चाहिए किसी भी चीज का, एग्रीकल्चर का, कहीं का भी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन मार्केट से लाना पड़ेगा डाटा। आज का रेट था, कल क्या रेट था, आज क्या रेट था, ये कल, जो भी, ये पूरा डाटा आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो जब भी रेगुलर बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मेन पर्पस के लिए, एक डिफरेंट पर्पस के लिए, वहां पे ये आपको काम आ रहा होगा। ये इसकी मेरिट है। ध्यान से समझो क्या कह रहे, देखो क्या लिखा है, प्राइस कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। अगर आपको इंडेक्स नंबर चाहिए एग्रीकल्चर प्राइसेस का, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन मार्केट से रेगुलर बेसिस पे प्राइसेस चाहिए होगा। ये इसकी मेरिट है। ये स्पेशल पर्पस है ना कि इंडेक्स नंबर बनाना है, वहां पे ये स्पेशल पर्पसेस के लिए भी, जैसे इंडेक्स नंबर बनाना हो, किसी भी चीज, वो और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, वहां पे ये मेथड आपका काम और होता है। ये इसकी मेरिट है। तो जहां पे भी रेगुलर बेसिस पे आपको चाहिए ना डाटा, वहां पे ये मेथड काम आएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, डीमेरिट्स क्या है, लेस ओरिजिनलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब कोई गलती भी कर सकता है, तो ये मेथड लेस ओरिजिनल है, क्योंकि फेस टू फेस हर बंदे की बात तो नहीं हो रही। मतलब मुझे डाटा चाहिए, मैं आगे कोरेस्पोंडेंट्स रख रही हूँ, हर किसी की कैसी ट्रेनिंग है, कोई कैसे काम करता है, कौन कितना अच्छे सीरियसली काम करता है, डिपेंड करता है ना, तो इसकी एक्यूरेसी कम होती है। इन दिस ओरिजिनलिटी कम होती है। इन दिस मेथड देयर इज लेस ओरिजिनलिटी, इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स मोर ऑन एस्टिमेशन रेदर देन द एक्चुअल इन्यूमरेशन। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करता है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेगा, अपने अकॉर्डिंग हर चीज को अपने नजरिए से देखेगा, तो वहां पे हर चीजें डिपेंड कर जाती है। इन्यूमरेशन का होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड वे में काम नहीं हो सकता, हर पर्सन अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से लाने वाला है, तो इट मींस यहाँ पे ओरिजिनलिटी कम हो जाती है, एस्टिमेशन पे चीजें चल रही होती है, हर पर्सन का हर चीज एस्टिमेट करने का तरीका अलग है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि हर पर्सन, फिर से वही बात, अलग अलग पर्सन अपने तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहने वाला है। देयर इज अ लैक ऑफ दिस डाटा, दिस इज बिकॉज डाटा इज कलेक्टेड बाय डिफरेंट पर्संस। आगे क्या है, पर्सनल बायस। फिर से देखो, बायस वाला पॉइंट मोस्ट वाला टाइम आता है, 5 में से 4 में पर्सनल बायस आएगा। यहाँ पे अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं, तो बायसनेस हो सकती है। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट्स, की जिनको असिस्टेंट्स को हमने आगे रखा है उनके बायस पे, मतलब डिपेंड करने पर हमारा डाटा भी डिपेंड करता है। लेस एक्यूरेट, एक्यूरेट होता ही नहीं, फिर से वही बात, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन काम कर रहे हैं, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, तो यहाँ पे डीमेरिट्स किस चीज पे बन गई कि डिफरेंट पर्सन काम कर रहे हैं, वो एक्यूरेट भी चीज नहीं होगी, ओरिजिनल भी चीज नहीं होगी, बायस भी होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट, हर न्यूज जो न्यूज़पेपर की होती है पूरी एक्यूरेट नहीं होती है, तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अगर मुझे इसकी डीमेरिट्स याद रखने तो मैं याद रखूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन क्या गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ, ओरिजिनल तो नहीं होंगे, एक्यूरेसी भी गड़बड़ हो सकती है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं हो सकती है, ये सारी चीजें मैं माइंड में रखूंगी। क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन, फोर्थ इज मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। मेल्ड मतलब हम उन्हें कुछ सेंड करने वाले हैं, क्वेश्चनरी मतलब एक फॉर्म बना के क्वेश्चंस का, जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे और आगे आंसर्स के लिए स्पेस छोड़ा होगा, बस मेथड क्लियर है। हम उन्हें सेंड करने वाले हैं, एक फॉर्म बना के क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर के लिए स्पेस छोड़ी होगी, ऐसे हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। मैंने आपको फॉर्म भेज दिया, क्या बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना चाहते हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये सब चीजें प्राइमरी डाटा है, क्योंकि मैंने किसी से डाटा उठाया नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कैसे बात की, एक फॉर्म के थ्रू बात करी, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सर्वे, जो मुझे आपसे पूछना है मैं वो क्वेश्चंस उसमें डालूंगी, इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द इन्फॉर्मेंट्स, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको मैं भेज दूंगी बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा। मैं तो आपको सेंड कर देती हूँ ना यहाँ पे टेलीग्राम पे या कम्युनिटी पे डाल देती हूँ, यहाँ पे बाय पोस्ट बात हो रही होगी। द क्वेश्चनरी कंटेन्स क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर आंसर, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे और आंसर्स के लिए स्पेस दी होगी।
अ कवरिंग लेटर, अब ये नहीं कि मैंने उनको क्वेश्चन लिख के भेज दिया, नहीं, मैं साथ में बताती हूँ कि इसमें क्या है कि ये आपने आंसर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर कराऊंगी, ये चीजें भी सारी बताती हूँ ना। तो जब ये वाला पोस्ट जाएगा ये चीजें भी मेंशन करी जाएगी कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, फिल करके वापस रिटर्न करना है, ये सारी चीजें भी लिखी जाएंगी। अ कवरिंग लेटर इज एड्रेस टू द इन्फॉर्मेंट एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, पहले तो ये बताया जाएगा उस लेटर के पास, मतलब ये नहीं सिर्फ क्वेश्चंस बाय पोस्ट भेज दी, नहीं, उस लेटर में ये चीज भी बताई जाएगी कि सर्वे क्यों किया जा रहा है। एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू फिल अप द क्वेश्चनरी, फिर रिक्वेस्ट करी जाएगी कि आप प्लीज ये फॉर्म फिल करो, मतलब क्वेश्चनरी वाला जो क्वेश्चंस है उनके आगे आंसर लिखो। एंड सेंड इट बैक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब लिमिट दी जाएगी, ये नहीं जब मर्जी भेज सकते हो कि 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये आपने मुझे वापस भेजना है, ठीक है। आगे देखो, इट इज एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, और हम ये भी उनको एश्योर करेंगे कि जो जो चीजें आप हमें बता रहे हो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये सीक्रेट रखी जाएगी। इस मेथड के अंदर एक फॉर्म बनाया जाता है, साथ में ये बताया जाता है कि आपने क्यों ये फॉर्म बनाया, सर्वे क्यों किया जा रहा है वो बताओगे। दूसरा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हम सीक्रेट रखने वाले हैं। तीसरा, कितने टाइम के अंदर आपने मुझे ये फॉर्म वापस करना है, ये सारी चीजें हम उस फॉर्म के अंदर बता रहे होंगे। बाय पोस्ट लोगों के पास ये फॉर्म जाएगा। नेक्स्ट देखो, द इन्फॉर्मेंट्स राइट द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चंस टू द इन्वेस्टिगेटर, वो सारे आंसर्स लिखेगा और उनको वो फॉर्म वापस कर देगा। कब कब ये मेथड यूज हो सकता है? द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड, अगर बहुत ज्यादा एरिया है, मान लो मुझे पूरी एक सिटी में करना है, तो बाय एड्रेस मैं सबके घर में एक लेटर भिजवा दूंगी, मतलब वाइड एरिया हो तभी मेथड यूज होता है। व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, जो पर्सन एजुकेटेड ही नहीं है वो फॉर्म पढ़ ही नहीं पाएगा, इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ पाएगा, फॉर्म ही नहीं पढ़ पाएगा, तभी मेथड नहीं यूज हो सकता। तो ये मेथड कब कब यूज होता है? जब वाइड एरिया हो, एंड सेकंड जब हमारा इन्फॉर्मेंट है वो एजुकेटेड हो। नेक्स्ट देखो, अब इसका क्या देखने वाले हैं? मेरिट्स देखने वाले हैं। इकोनॉमिकल है, बिल्कुल एफर्ट्स कम लग रहे हैं, हमारा टाइम कम लग रहा है, बस भेज दिया, पैसे कितने ही लग जाएंगे भेजने में से, समझ आ रही है चीज? दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। ओरिजिनलिटी है बिल्कुल, क्योंकि वो पर्सन खुद अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम मान सकते हैं ओरिजिनलिटी है इसमें। दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्संस देमसेल्फ, क्योंकि पर्सन खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ठीक दे रहा होगा। वाइडर एरिया, काफी बड़े बड़े एरियाज पे जहां हम खुद जा जाके इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, ये वाला फॉर्म हमारी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? देखो, ये एजुकेटेड पर्सन भर सकता है सिर्फ, है ना, अनएजुकेटेड तो नहीं भर सकता, तो एक इसकी डीमेरिट है कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही इस फॉर्म पे काम कर सकता है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिमिटेड यूज वाले पॉइंट में देख लो, दैट इज दिस मेथड इज लिमिटेड यूज इन दिस क्वेश्चनरी आंसर्स ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स कर सकते हैं, अनएजुकेटेड के लिए नहीं है, तो ये लिमिटेड यूज है इसका। दूसरा क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास फॉर्म आया, भरोगे, कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा? लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता जब उनको फॉर्म भेजा जाए कि उसको फिल करे। तो जनरली द इन्फॉर्मेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरी एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरी, मतलब वो जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, भरेंगे ही नहीं उस फॉर्म को, तो वापस कैसे भेजेंगे? दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनटू इनकम्प्लीट आंसर्स, मतलब जो भेजते भी हैं, तो मान लो 10 क्वेश्चन उन्होंने 5 का आंसर ही दिया, 5 का दिया नहीं, कोई बोलने वाला थोड़ा ना पूरे के पूरे दो, या तो कुछ लोग भेजते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आता, कुछ भेजते भी हैं तो वो आधे आधे आंसर्स लिख के भेजते हैं, या आधे कुछ क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं लिखते, तो दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जितने क्वेश्चन 10 के 10 है उतने का ही आंसर देना है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस दैट व्हेन द क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड दीज कैन नॉट बी चेंज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा, उसने पूरा आंसर नहीं दिया, उस आंसर से अगला क्वेश्चन भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में है, लिमिटेड 10 के 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो हम उससे और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आगे चलते हैं, बायस्ड हो सकता है, पर्सन अपना नहीं बताना चाहिए, हम थोड़ा ना कहेंगे सही सही बताओ, नहीं, हमें नहीं पता वो पर्सन सही बता रहा है या नहीं बता रहा, तो इफ द इन्फॉर्मेंट्स आर बायस्ड द इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी बायस्ड। अगर जो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है वो खुद बायस्ड है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट होगा वो भी बायस्ड रहेगा। नेक्स्ट देखो, लेस एक्यूरेसी हो सकती है। लेस एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चंस बना के दिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन सामने वाले को ढंग से समझ ना आए हो या उसको डिफिकल्ट लगे हो आंसर करने, तो वहां पे एक्यूरेसी हम अटेन कर ही नहीं सकते। क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है और सामने वाले आंसर देने पे भी डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई ये कैसे मूव हो गया, इसको सही करते हैं, करें सही, चलिए फिर भी।
चलिए देखिए फिर क्या लिखा है, द कंक्लूजंस बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशंस हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी। लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, इसमें कंक्लूजंस नहीं आप ठीक बना सकते, आपको इन्फॉर्मेंट का पता नहीं ना उसने ठीक चीजें आपको बताई है कि नहीं। आगे देखो, दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस मे बी डिफिकल्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स मे नॉट बी पॉसिबल। हम उस डाटा के बेसिस पे कंक्लूजन बना ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता जो उसने डाटा बताया है, जो मुझे आंसर्स बताए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, क्या पता उसको डिफिकल्ट लगे हो, चीजें समझ ना आ रही हो, उसने एक्यूरेट आंसर्स दिए ही ना हो। मैं तो क्वेश्चन भेजे थे ना, उसने जो मर्जी आया मन में लिख के भेज दिया, जितना उसको समझ आया उस अकॉर्डिंग लिख के भेज दिया, तो एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं अटेन कर सकते। क्लियर है चीज अच्छे से? चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ लास्ट फिफ्थ इज दैट इज शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू इन्यूमरेटर्स। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसके 5 मेथड्स कर रहे हैं। पहला मेथड हमने कहा कि डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लेते हैं। सेकंड हमने कहा कि इनडायरेक्ट ओरली हम चीजें डाटा कलेक्ट कर लेंगे। थर्ड हमने कहा कि लोकल बॉडीज से बात करके आगे कॉरेस्पोंडेंस रख के हम काम निकलवा लेंगे। फोर्थ हमने कहा कि मेल कर देंगे क्वेश्चनरी, कि ठीक है चीजें कैसे हम मेल कर देंगे, वो अपने आप हमें वापस भेज देंगे फॉर्म फिल करके। फिफ्थ में क्या है, हम फॉर्म बनाएंगे, उनको मेल नहीं करेंगे, एक पर्सन रखेंगे जो उनके पास फॉर्म लेके जाएगा, फॉर्म अपने हाथ में रखेगा, उनसे चीजें पूछेगा और खुद उस फॉर्म में चीजें मार्क करेगा। ये भी एक प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने का तरीका है कि फॉर्म बनेगा इसमें भी, लेकिन मैं आगे पर्सन रखूंगी कि तुम फॉर्म लेके उस पर्सन के पास जाओ जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन जो भी पूछना पूछो और चीजें अपने पास मार्क करो या नोट डाउन करो। स्केड्यूल्स फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर्स, यहाँ पे क्वेश्चंस के जो फॉर्म बनेगा ना उसको कहा गया है फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर्स। का मतलब इन्यूमरेटर्स यहाँ पे कौन है, जो इन्वेस्टिगेटर्स के पास आगे लोग है, जो ट्रेंड है, जो आगे जाके फॉर्म फिल कर पाएंगे दूसरों से चीजें पूछ के, वो इन्यूमरेटर्स हैं। आप देखो, इन दिस मेथड अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड, ठीक है क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे एज पर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ, एक पर्सन खुद अप्रोच करेगा इन्फॉर्मेंट को विद द क्वेश्चनरी, क्वेश्चन के साथ उसके पास जाएगा। द क्वेश्चनरीज विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, पर्सन अब जो जिसने इंफॉर्मेशन देनी है वो नहीं भरेगा, इन्यूमरेटर ही भरेगा उससे पूछ के। by the enumerators themselves by putting questions are called schedules। अब schedules बोलो, schedules बोलो, जो मर्जी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या होता है schedules, क्या हो, बहुत ध्यान से चीजें समझना। मैंने क्या किया, मैंने 3-4 पर्सन आगे रखे, मैंने उन्हें क्वेश्चंस की लिस्ट पकड़ाई, मैंने आपके पास भेजा, मैंने कहा बच्चे का फादर नेम, मदर नेम, बच्चे का नेम, फोन नंबर, ये सब चीजें नोट करके लाना। तो बच्चा आपके पास, मतलब वो मेरा जो असिस्टेंट है वो आपके पास गया, तो दैट इज इन्यूमरेटर। सेकेंड चीज, वो एक क्वेश्चनरी लेके जाएगा आपके पास, क्वेश्चंस का सेट लेके जाएगा, उन क्वेश्चंस पे खुद मार्क करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ के ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो जो वो मार्क करेगा, खुद लिखेगा चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ के, उसको शेड्यूल्स बोला जाता है या स्केड्यूल्स बोला जाता है। आप ध्यान समझना, शेड्यूल मतलब जो आप खुद इन्यूमरेटर मार्क करेगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ के, फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर, इसलिए इसको शेड्यूल्स फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चनरी का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सेट है, लेकिन अगर उसमें इन्यूमरेटर खुद चीजें लिख रहा है आपसे पूछ के, वो शेड्यूल या शेड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, enumerators are those person, enumerator कौन है, are those persons who help the investigator in collecting the data। the enumerators are given that training to fill the schedules and put the questions intelligently in the interest of accuracy of the information। अगर मेरे पास questions हैं तो आपसे अच्छे से पूछना भी एक enumerator का काम है। मैंने enumerator को ट्रेनिंग दी है कि आपसे कैसे बात करेगा, आपसे कैसे प्रॉपर्ली वो चीजें पूछेगा। तो ये भी चीजें पूरी ट्रेन करके जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है एक पर्सन, जिसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कैसे क्वेश्चन पूछने, कैसे उस पर मार्क करनी है चीजें, उसको इन्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम शेड्यूल्स फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर्स, इतने अच्छे चीजें समझ आ जानी चाहिए कि नाम पढ़ते क्लियर हो पूरा कंसेप्ट इसमें है क्या। ये कहाँ यूज होता है, जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन लार्ज होते हैं। अगर मैं आगे असिस्टेंट रख रही हूँ, इट मींस मेरे पास जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया वो लार्ज है। आगे देखो, द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। आपको लगता है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसे में किसी को भी नहीं इन्वेस्टिगेशन करने दे सकती, मुझे स्किल्ड पर्सन चाहिए, मुझे अच्छे पर्सन, पूरे ट्रेन पर्सन चाहिए, तब आप ये मेथड यूज करो। द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। मतलब क्या है, ध्यान समझना, ये मेथड तब काम आएगा कि जब आप किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाने जा रहे हो, आपको उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अब उनको फॉर्म नहीं देना, अब आपने उनसे पूछना है, खुद फॉर्म में चीजें मार्क करनी है। तो वहां पे ये सुटेबल है जहां पे इन्वेस्टिगेटर को वहां के सारे नॉर्म्स, कल्चर, सारी चीजें पता हो, ताकि उनकी लैंग्वेज के बारे में पता हो, ताकि उनसे इजीली क्वेश्चन पुटअप कर पाए और सारी चीजें आराम से कर पाए, नोट डाउन भी अच्छे से कर पाए चीजें। क्लियर है चीज? पक्का ना? क्योंकि सिर्फ फॉर्म देना नहीं ना, उनसे पूछना भी है, तो उनकी लैंग्वेज उनको ट्रांसलेट करके भी चीजें देनी पड़ेगी जहां ये आप चीजें पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तमिलनाडु या यहाँ से एक जगह चली जाऊँ तो सिर्फ हिंदी में बात करके तो काम नहीं बनेगा ना। इसका मतलब इन्वेस्टिगेट कब काम आता है ये मेथड? तभी काम आएगा जहां आप रह रहे हो वहां की आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पुट कर पाओगे। अगर मुझे वहां जाना है तो ये मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां मैं हिंदी में पूछ रही होंगी चीजें, इंग्लिश में पूछ रही होंगी, कईयों को समझ आई कईयों को नहीं। उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, अगर जब तक उनमें ना चीजें पूछ जाए वो प्रॉपर डाटा मुझे प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, अब डीमेरिट, अच्छा मेरिट्स पे, डीमेरिट्स पे कहाँ पे? अब मेरिट्स पे आते हैं। वाइड कवरेज, काफी बड़े बड़े एरिया पे काम हो सकता है। एक्यूरेसी रहती है, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। क्यों रह पाती है? दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय द स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर्स। अगर मैं किसी ट्रेंड पर्सन से इन्वेस्टिगेशन करा रही हूँ, वो चीजें उनसे पूछ के प्रॉपर नोट करेगा, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। पर्सनल कॉन्टेक्ट, अब एक एक बंदा एक एक बंदे के पास जा रहा है, उसे चीजें पूछ रहा है, वो नोट डाउन कर रहा है, तो पर्सनल कॉन्टेक्ट बनता है, वहाँ एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाती है। इन दिस मेथड देयर इज अ पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स ऑब्टेन होंगे। ये तीनों इसके क्या है? हमारे पास मेरिट्स है, और भी मेरिट्स होंगे इसके। हाँ है, बिल्कुल है। नेक्स्ट इज इम्पार्शियलिटी। पार्शियलिटी रहेगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर्स अपने लिए नहीं डाटा ले रहे ना, किसके लिए डाटा ले रहे हैं? कहीं पर उन्होंने प्रोवाइड करवाना, उसमें उनका अपना नुकसान या फायदा कुछ नहीं है, तो ये इम्पार्शियल है। देखो ध्यान से, दिस मेथड इज इम्पार्शियल, दिस इज बिकॉज इन्यूमरेटर्स देमसेल्व्स डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। उनको अपने लिए तो चाहिए नहीं, ना उनका कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन दे ऑब्टेन। तो जब अपना फायदा नुकसान है ही नहीं, तो जो उनको ओरिजिनल चीज वहां मिलेगी वो ओरिजिनल चीज नोट डाउन करेंगे और आगे ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड करेंगे, तो इम्पार्शियल है ये। नेक्स्ट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जब एक पर्सन खुद जाके सारे क्वेश्चंस पुट करेगा और सारे आंसर्स लिख के लाएगा, तो वो अपने आप में कंप्लीट होगा। यहाँ पे मेल तो किया नहीं कि जितना मन किया उतने आंसर्स दे दिए, नहीं तो वापस कर दिया हमें, मतलब पोस्ट कर दिया बिना आंसर्स करे हुए। ये मेल्ड वाला नहीं है। एक पर्सन जा रहा है उसके पास और खुद क्वेश्चंस पुट करके सारे आंसर्स लिख के आ रहा है, तो ये फॉर्म कंप्लीट, ये डाटा कंप्लीट आएगा हमारे पास। शेड्यूल्स हैव द मेरिट्स ऑफ कंप्लीटनेस बिकॉज दे आर फिल्ड बाय द न्यूमरेटर्स देमसेल्व्स। वो मेल वाला जो था, मेल्ड क्वेश्चनरी वाला, वहां पे लोग आधे आंसर्स देके भी मेल कर देते हैं, ठीक है हमने इसका आंसर नहीं देना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो पर्सन जाएगा, सारे क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स उनसे लिख के लाएगा, तो पूरा डाटा मिलेगा, कंप्लीट डाटा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो इसके डीमेरिट्स। एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि ट्रेन्ड पर्सन चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा उनको ट्रेन करने में। हर चीज के थ्रू ही क्या है, हर चीज के वे में क्या है, एक्सपेंसिव है। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर। अगर ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर है तो पैसे भी ज्यादा लगे होंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, उनको ट्रेन करने में तो एफर्ट लगे ना, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज रिगार्डिंग इन्यूमरेटर्स। बिल्कुल, आप देखो हर किसी को ट्रेन करोगे तो हर कोई तो अच्छा इन्यूमरेटर नहीं बनेगा ना, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी नहीं। तो ऐसे मतलब हमें एक ट्रेन्ड इन्यूमरेटर ढूंढने में भी डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको एक सक्सेसफुल बनाने के लिए मेथड के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ट्रेन्ड इन्यूमरेटर, जिसको ढूंढने में डिफिकल्टी हो सकती है। कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर मतलब स्किल्ड, इसका मतलब होता है स्किल्ड वाला। स्किल्ड इन्यूमरेटर्स मे नॉट बी अवेलेबल, हो सकता है एक स्किल्ड इन्यूमरेटर हमें ना मिले, एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग सफर कर सकते हैं। अगर पर्सन ही ठीक नहीं होगा, इन्यूमरेटर ही ठीक नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, तो डाटा कहां से अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, ध्यान समझो। मैं आगे असिस्टेंट रख लिए मैंने, फिर उनको मुझे समझाना भी तो पड़ेगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करवाना है, आपने क्या क्या चीजें पूछनी है और क्या एक्स्ट्रा पूछ सकते हो। तो ये सारी जब मैं इनको ट्रेनिंग दे रही होंगी आगे असिस्टेंट्स को, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग लिखा गया। इन्यूमरेटर्स मे नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर चेंज होगा उसकी अलग ट्रेनिंग चाहिए, हर कोई अपनी तरीके से समझाएगा कि ये पूछना है आपको, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसलिए ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्लियर है चीज, पक्का। नेक्स्ट देखो, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं सुटेबल, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं इस मेथड में, न्यूमरेटर को ट्रेनिंग देने में टाइम भी ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव मेथड है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज इनएक्यूरेट डाटा। हो सकता है जो इन्यूमरेटर जो मैंने भेजा यहाँ से असिस्टेंट, वो बायस्ड हो जाए, तो मेरा डाटा भी क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। इफ द इन्यूमरेटर्स आर बायस्ड द डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक हम
क्या क्या सीख लिया? हमने देखा डाटा कलेक्शन का इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है और उनके बीच का डिफरेंस करा। डिफरेंस के बाद हमने देखा कि प्राइमरी डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके 5 हमने किए, जिसमें हमने मेरिट्स डीमेरिट्स भी की। थोड़ा सा पानी पी लो, सांस ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब ज्यादा नहीं रहा, वही लेंथी था, फटाफट से हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। ठीक है, क्वेश्चंस तो बनाने हैं, हमने कहा था ना मेल करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, या फिर हम क्वेश्चन खुद भी जाके न्यूमरेटर के साथ भेज सकते हो कि क्वेश्चंस के आंसर दो, तो मुझे वो क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे ना। तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? क्वेश्चनरी का मतलब है कि वो जो सेट है क्वेश्चंस का वो कैसा होना चाहिए, वो अब हम देखेंगे। सेट पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चनरी होता क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई इसलिए करवा रही हूँ। अ क्वेश्चनरी इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर आंसर। ये नहीं कुछ भी क्वेश्चन, जिसके बारे में जैसा आपको डाटा चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चनरी में, और आगे आंसर के लिए ब्लैंक होगा। आगे के लिखे इट मे बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। जब किसी से फेस टू फेस हर एक पर्सन से बात नहीं हो सकती तो हम क्वेश्चनरी बना के दे सकते हैं कि आप ये लो क्वेश्चंस, इसके बस आंसर करके मुझे दे दो। आगे देखो क्या लिखा है, द सक्सेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी। अगर आपके क्वेश्चंस प्रॉपर अच्छे से बने होंगे, एग्जैक्ट बने होंगे, जो आपको उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम हुए होंगे तो आपका डाटा भी आपके पास अच्छा आएगा। ये चीज क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चनरी कैसे होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं। पहले देखो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 50-50 क्वेश्चंस, 70-70 क्वेश्चंस डाल दो, नहीं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, देखने वाले को इंटरेस्ट भी आए कि बस इतने से तो क्वेश्चन है, मैं आंसर कर देता हूँ। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ये नहीं कुछ भी क्वेश्चंस डालते जा रहे हो, जो आप पर्पस है इंक्वायरी का, जो आप उनसे जानना चाहते हो, जिस रीजन से जानना चाहते हो, वही क्वेश्चंस होने चाहिए लिमिटेड। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, उसमें भारी भरकम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मैथ्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, लॉन्ग नहीं होने चाहिए, और मैथ्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन का। ये नहीं पहले पूछना नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर पूछ लिया, फिर उसके बाद सारा एड्रेस वगैरह पूछ के फिर बाद में फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो, या मदर क्या करती है, आपकी इनकम पूछ, नहीं, फादर्स नेम पूछा, साथ ही उनके बारे में जो जो चीजें चाहिए वो पूछ लो। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रॉपर फॉलो होना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कुछ भी ऑर्डर में काम चल रहा है। क्वेश्चंस मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट इज नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। जो आपको पूछना नहीं चाहिए, जिसका आपके सर्वे से लेना देना कुछ नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी की रिलीजन से लेके बात नहीं करनी, रिलेटेड बात नहीं करनी, किसी की मतलब किसी को कोई फीलिंग्स हर्ट नहीं होने चाहिए, कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस डालने जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर मस्ट बी अवॉइडेड। क्वेश्चंस लाइकली टू ऑफेंड द पर्सनल, सोशल एंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द इंफॉर्मेंट्स बी अवॉइडेड। मतलब उनकी किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स, किसी मतलब पर्सनल चीज पे जाने नहीं, अपने सर्वे अकॉर्डिंग चीजें पूछो, बस नोट डाउन करो, और इससे ज्यादा नहीं। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इज कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, सिंपल इंफॉर्मेशन मंगवाओ, बस दैट्स इट। कैलकुलेशन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसका काम है, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहा है डाटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसका काम नहीं है। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बी अवॉइडेड। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। नेक्स्ट इज प्री टेस्टिंग। कोई क्वेश्चनरी बनाई, कोई क्वेश्चंस बनाए, पहले उसको मेन फील्ड में लाने से पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन, मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं देखो इसको इंक्लूड करूं कि नहीं। मैंने ना पहले उसको 10-15 लोगों से पूछ के देख लिया, मुझे लग रहा है ये 10-15 लोगों में से कुछ ही लोग इसका अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। तो जब क्वेश्चनरी तैयार होती है तो पहले उनको कुछ लोगों पे ट्राई किया जाता है, कुछ लोगों से पूछा जाता है। अगर हमें लगता है कि वो आंसर मतलब इजीली कर पा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब वो बड़े लेवल पे क्वेश्चनरी आगे जाती है। तो प्री टेस्टिंग उसकी जरूरी है। बिफोर गिविंग द क्वेश्चनरी अ फाइनल शेप इट शुड बी सब्जेक्टेड टू प्री टेस्ट। उसका प्री टेस्ट होना चाहिए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस पे पूछो। इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी द सेम मे बी चेंज अकॉर्डिंगली। सच टेस्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड पायलट सर्वे। क्या कहना चाहते हैं कि मेन क्वेश्चनिंग को मेन फील्ड में उतारने से पहले अगर हम उसको प्री टेस्टिंग कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, पायलट सर्वे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस। मतलब आपने बताने की फॉर्म किस लिए फिल करा जा रहा है, कौन सा सर्वे हो रहा है, आपको फॉर्म
फॉर्म ये फिल करना है, इसमें कितने क्वेश्चंस है, पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द क्वेश्चंस क्वेश्चनरी फ्रॉम बी इशूड, कि आपने मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कई बार हम लिखते हैं, मतलब कुछ भी जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे ये क्वेश्चनरी फिल करनी है वो भी आपने प्रॉपर बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे आपका आंसर हम वेरीफाई कर पाए। जैसे देखो मैंने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये भी पूछ लिया, और मैंने ये भी पूछ लिया आपने क्लास 10th कब की थी, तो इससे आपके रीचेक हो जाएगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी ठीक बताई है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हम क्लास 10th का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने कब कौन सी एज में क्लास 10th क्लियर की होगी। तो क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चन भी होने चाहिए कि अगर एक आंसर उसने दे दिया, दूसरा आंसर देते हुए उसका पहले वाला आंसर चेक हो जाए। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जब आप ये क्वेश्चन भेजोगे उसमें रिक्वेस्ट आपने करनी है कि आप हमें फिल करके रिटर्न करो, हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, सब कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। क्लियर है चीज? ये 9 पॉइंट्स है कि क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चनरी मैंने कैसे लिख दिया, ढंग से नहीं लिखा ना, चलो ठीक है, क्लियर है चीज। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अभी तक हमने मेथड्स देखे कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करना है, अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करना है। डरो नहीं, इसके इतने सारे मेथड्स नहीं है, इसके 2 ही हैं, दैट इज एक पब्लिश सोर्सेज और एक अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश का मतलब किसी ने पहले ही उसको प्रिंट आउट फॉर्म में अच्छे से पब्लिश करके सबके लिए रख दिया, जिसको जैसे यूज करना है कर लो। अनपब्लिश का मतलब हमें ऑफिस से जाके सारा डाटा निकलवाना पड़ेगा। ये 2 सोर्सेज है, पहले पब्लिश्ड पढ़ेंगे फिर अनपब्लिश्ड, बस यही हमारा ज्यादा रह गया, उसके बाद खत्म होने वाला है, आराम से चीजें करो। फर्स्ट इज पब्लिश्ड रिसोर्स, पहला कौन सा, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस भी हैं जो अपना डाटा एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसे उनके मतलब टाइम डिसाइडेड है उस बेसिस पे अपना स्टैट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया हो गया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज होगी, ये 2 ऐसे हैं, और भी हैं जो अपना जो स्टैट्स है रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैट्स एज ए रूटीन एक्टिविटी। रूटीन में करते हैं, मतलब वो रूटीन एक्टिविटी हो सकता है उनका मंथली हो, 6 मंथ्स के बाद हो, या फिर एनुअली हो, ठीक है। दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, डाटा आर फेयरली रिलायबल, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो हम इस डाटा पे इजिली विश्वास कर सकते हैं। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट कौन सी पब्लिकेशंस हैं, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया हो गया, एनुअल सर्विस ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारे जो है, ये 2 मैंने एग्जांपल दिए। ये जो 2 गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, और भी एग्जांपल्स है, मैंने 2 ही लिखी है, ये रेगुलर बेसिस पे स्टैट्स देती हैं, पब्लिश करती हैं, तो इनका डाटा आप उठा के अपने लिए यूज कर सकते हो, इसलिए सेकेंडरी डाटा का ये सोर्स है। सेकंड देखो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे कौन से हो गए, म्युनिसिपैलिटीज होगी, ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर आती हैं। ये क्या करती हैं, देखो ध्यान से, डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ्स, दीज डाटा आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। ये भी पब्लिश करती है अपना डाटा कि इस बार डेथ रेट कितना था, बर्थ रेट, मतलब ये सारी चीजें ये पब्लिश करती हैं। तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से भी डायरेक्ट डाटा उठा के आप अपने लिए वो डाटा यूज कर सकते हो, इसलिए सेकेंडरी में आती है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। देखो पहले गवर्नमेंट फिर सेमी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने कुछ कमेटीज और कमीशंस भी अपनी रखी हुई है, ये भी अपना डाटा निकालती हैं। ध्यान से देखो, कमेटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो फर्निश लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड देयर रिपोर्ट्स। फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया व्हिच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। ये 3 आपको मेन हेडिंग्स याद रखनी है कि गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट की और ये कमीशंस वाली, ये लोग अपना रेगुलर बेसिस पे स्टैट्स पब्लिश करते हैं, जो डाटा हम एज इट इज उठा के अपने लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। ये थोड़े से वर्ड्स, एग्जांपल्स, एक एग्जांपल और एक इनकी हेडिंग्स थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अंदर अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, लेकिन एग्जांपल लिख लोगे तो दैट विल बी बेटर। यहाँ पे म्युनिसिपल वर्ड, म्युनिसिपैलिटीज वर्ड अच्छा है, ठीक है, मतलब आपको माइंड में रखना है। एक कमेटीज एंड कमीशन तो ठीक है, यहाँ पे जो है ना प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये वर्ड्स माइंड में रखने हैं, बस वर्ड्स माइंड में रखने हैं, लैंग्वेज अपनी, ठीक है। चलें आगे फिर, चलो देखो फोर्थ क्या है, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। अब कुछ ट्रेड एसोसिएशंस भी हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्टैट्स पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे शुगर मिल एसोसिएशन, ये शुगर के बारे में पब्लिश करते हैं, पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। एक शुगर मिल एसोसिएशन है
है जो शुगर मिल्स के बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, कुछ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे शुगर के बारे में बता रहे और भी ट्रेड्स के एसोसिएशन है, कुछ ट्रेड एसोसिएशन अपने ट्रेड अपनी फील्ड के बारे में भी स्टैट्स पब्लिश करती है। सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशंस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च ऑफ डिवीजन कलेक्ट करती हैं एंड पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। वेरियस एस्पेक्ट्स का मतलब अलग अलग तरीके से कि इस बार हमारे वेदर का क्या इफेक्ट पड़ा, या इस बार डिमांड कितनी थी, प्रोडक्शन कितनी, हर अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे स्टैट्स बनाती हैं अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका है, शुगर मिल्स एसोसिएशन का, ये शुगर मिल्स के बारे में बताती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च वर्क होता है वहां पर भी जो रिसर्च चीजें होती हैं, रिसर्च पूरा स्टैट्स पूरा डाटा वो भी पब्लिश किया जाता है। वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडियन स्टैट्स इंस्टीट्यूट्स पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैट्स डाटा एज रेगुलर फीचर। कुछ नहीं बताने वाले आपको, इंस्टीट्यूशंस एंड जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना जितना भी रिसर्च वर्क है वो स्टैट्स फॉर्म में पब्लिश करती है। नेक्स्ट देखो जर्नल्स एंड पेपर्स के अंदर, जर्नल्स एंड पेपर्स के अंदर भी आपको काफी स्टैट्स मिल जाता है, वो भी पब्लिश फॉर्म है, वो भी आप यूज कर सकते हो अपने ओन पर्पस के लिए। तो वो भी क्या हुआ आपके लिए, सेकेंडरी डाटा हुआ। मेनी न्यूज़पेपर्स सच एज इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स ऑल्सो, ये मैगजीन का नाम है, ऑल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैट्स इंफॉर्मेशन। इसके पास ही बहुत सारी स्टैट्स की इंफॉर्मेशन होती है जो आपके काम आ जाती है। तो ये भी एक सोर्स है किसका, सेकेंडरी डाटा का। नेक्स्ट देखो पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अभी तो इंस्टीट्यूशंस थे ना, देखो रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन जो खुद रिसर्च करते हैं, खुद एक पर्सन, अब जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग भी पब्लिश करते हैं डाटा। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो समटाइम पब्लिश देयर रिसर्च वर्क कंटेनिंग सम यूजफुल स्टैट्स इंफॉर्मेशन। तो मतलब इंडिविजुअल भी पब्लिश कर सकता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, दैट इज यूएनओ हो गई, आईएमएफ होगी, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप कहोगे मैम इससे हमें क्या लेना देना, अरे आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो बहुत चीजें काम आएंगी। तो यूएनओ और आईएमएफ की फुल फॉर्म, अरे कहीं भी सर्च करके लिख सकते हो, आपको कम से कम जब टाइप करोगे बस चीजें माइंड में आएंगी। यूएनओ और आईएमएफ की फुल फॉर्म बताओगे ना कमेंट सेक्शन में, पक्का? चलो मैं देखूंगी, मैं चेक करूंगी, फिर मैं देखूंगा कितने सीरियसली इन चीजों को लेते हो। कोई इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते किसी एग्जाम के लिए, ये जो नई नई यहीं से चीजें निकलती हैं जिसको मतलब आपको ऐसे होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ती है। आगे देखो एंड फॉरेन गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो पब्लिश लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, दीज आर यूजेस सेकेंडरी डाटा। तो जो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ये यूएनओ आईएमएफ हो गए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ये क्या करते हैं, ये भी हमें स्टैट्स का डाटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमने क्या देखा कि पब्लिश सोर्सेज कैसे हो सकते हैं सेकेंडरी डाटा के। अब अनपब्लिश सोर्सेज, इसमें आगे पॉइंट्स नहीं, बस यही है कि जब हमें ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवा के अपने लिए डाटा यूज करना हो उसको अनपब्लिश सोर्सेज बोलते हैं। दीज आर सम अनपब्लिश्ड सोर्सेज एज वेल, दीज देयर आएगा सॉरी, दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज, अपने लिए वो करते हैं, ठीक है, और ऑफिस रिकॉर्ड। दीज डाटा आर नॉट पब्लिश्ड, कहीं पे पब्लिश नहीं होता ये डाटा। दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस आर हाउएवर यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा, मतलब किसी ने अपने यूज के लिए वो डाटा रखा था, कहीं पे पब्लिश नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपको चाहिए आपने उनसे वो मांग लिया या उनसे ले लिया वो डाटा, अनपब्लिश सोर्स है ये, तो आप वो डाटा अपने लिए यूज करो किसी से लेके, तभी वो सेकेंडरी डाटा में काउंट हो रहा है। ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। चले फिर आगे, तो अभी हमने देखा पहले कि प्राइमरी डाटा के अंदर 5 मेथड है, सेकेंडरी डाटा में 2 मेथड, एक पब्लिश एक अनपब्लिश। पब्लिश के अंदर आगे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ये पॉइंट्स थे, अनपब्लिश में सिर्फ एक पैराग्राफ था। नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि जब हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे होते हैं तो प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। ये नहीं किसी ने डाटा पकड़ा है और आपने बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लिया, डाटा पे विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं है। पहला क्या है, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका डाटा आप यूज कर रहे हो उसके बारे में जान लो, क्या ये रिलायबल है, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से ठीक डाटा देती आ रही है कि नहीं। एबिलिटी के बारे में देखो, क्या जिसका हम डाटा यूज कर रहे हैं वो ठीक डाटा लेती है कि नहीं। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड डाटा, जिसने पहले लिया हुआ है, जिसका डाटा आप यूज कर रहे हो, क्या वो ठीक डाटा कलेक्ट करती है। द डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। अगर आपको लगता है ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जगह यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डाटा कलेक्ट किया गया होगा, अच्छे से बिल्कुल ट्रेन लोगों ने कलेक्ट किया होगा,
तभी आप उनका डाटा उठा के अपने काम के लिए यूज करिए। ये नहीं सेकेंडरी डाटा चाहिए किसी का उठा के विश्वास करें, नहीं, आप देखो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नाम है, इस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, तभी वहां से उठाएं डाटा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, किसी ने किसी रीजन से उठाया होगा, कोई और चीज माइंड में रख के वो डाटा उठाया होगा, किसी और पर्पस से उठाया होगा। क्या वो पर्पस और आपका पर्पस में कुछ कॉमन चीजें हैं, तभी आप वो डाटा यूज करो, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि स्टॉक कितना अच्छा काम कर रहा है, वो जहां से मैं डाटा उठा रही हूँ उन्होंने वो स्टॉक का जो सारा डाटा है वो सिर्फ कोरोना टाइम का उठाया हुआ है, और मुझे चाहिए स्टॉक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, तो मैं पहले देखूंगी उसने सिर्फ कोरोना टाइम वाली फाइल उठाई है। कोरोना टाइम वाली फाइल में तो वैसे ही स्टॉक मार्केट कुछ अलग चल रही थी, तो मैं देखूंगी मेरा पर्पस पूरा जानने का स्टॉक के बारे में, सिर्फ वो 1-2 साल जानने का नहीं है। तो आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव उससे मतलब मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी आप उसका डाटा उठाओ। वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मेन मुद्दा क्या है, मेन क्यों चाहिए वो मुझे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि पहले जिससे डाटा इकट्ठा किया हुआ है किस रीजन से इकट्ठा किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, आगे क्या उसका हो सकता है, तो जिस पर्सन ने वो डाटा इकट्ठा किया हो उसका ऑब्जेक्टिव जान लो, उसका स्कोप जान लो। डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी अंडरटेकन अर्लियर मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। अगर मुझे आज जिस रीजन से वो डाटा चाहिए उससे मैच करता है जिस रीजन से उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले डाटा निकाला था, तब मैं वो डाटा यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में जानना है, उसने तो सिर्फ कोरोना टाइम का मुझे डाटा दिया हुआ है, मेरा टाइम भी नहीं मैच कर रहा, मेरी कंडीशंस भी नहीं मैच कर रही, तो मैं वो डाटा नहीं उठाऊंगी। अगर मुझे शेयर के बारे में जानना है पिछले पूरे 5 साल 7 साल के बारे में, तो मैं वो डाटा उठाऊंगी जिसने 5 से 7 साल के बारे में वो बताया हो, प्रॉपर बताया हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव 5 साल का जानने का है, सामने ने सिर्फ 2 साल का प्रोवाइड किया है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा। तो मेरा रीजन, मेरा ओरिजिन मैच करना चाहिए, मुझे क्यों चाहिए वो डाटा, तब मैं उनका डाटा यूज करूंगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो, मेथड ऑफ कलेक्शन, क्या उन्होंने अगर एक्यूरेसी को माइंड में रखा है, प्रॉपर मेथड्स फॉलो किए हैं, प्रॉपर चीजें माइंड में रखेगी नहीं, उनका मेथड ऑफ कलेक्शन अगर ठीक है तब मैं उनका डाटा यूज करूंगी। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटेड। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब उसने अगर मान लो कोई अच्छी चीज, मतलब कोई सीरियस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसने बिल्कुल नॉन सीरियस मेथड से काम किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता 4 लोग पूछ रहे हैं, अलग अलग लोग जाके उसने डाटा इकट्ठा किया है, कोई भी सीरियसनेस नहीं थी, तो वो मेरा काम का नहीं है डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा अगर सीरियस वे में, अच्छे वे में, एक ट्रेंड लोगों से हुई है, तो वो मेरे काम का डाटा है। ठीक है, चले आगे। यहाँ पे लाइन लिखी है ना, मैच द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि हर बार जिस चीज को, मान लो न्यूज़पेपर के लिए अगर हमें चाहिए होता है न्यूज, तो वहां पे हमें इतना एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, एक एक्यूरेसी चाहिए बट नॉट दैट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, राइट। तो वहां पे क्या है कि ठीक है, नेचर क्या है कि ठीक है, चलेगा इतनी एक्यूरेसी भी, जिस रीजन से, जिसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, अगर वो सीरियस रीजन है, क्या उसके लिए सीरियस इन्वेस्टिगेशन हुई है कि नहीं, तो आपने मेथड ऑफ कलेक्शन की, डाटा कैसे कलेक्ट किया है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, इस चीज को कंसिडर करते हुए उसका डाटा यूज करना है। मेरा मुद्दा सीरियस है, मेरा मैटर सीरियस है, सामने वाले सीरियस वे से करिए इन्वेस्टिगेशन, हाँ करिए, तब उसका मैटर उठाओ, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपने ध्यान में रखना है, नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। कोरोना वाला एग्जांपल, क्या अभी आपको किसी का, मतलब जिस टाइम पे वो डाटा कलेक्ट किया गया है, क्या वो टाइम ठीक था। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज चाहिए, उन्होंने तो वो डाटा कोरोना के टाइम में कलेक्ट किया, बाद में किया ही नहीं, अब तो कंडीशंस चेंज है, तो मैं उनका डाटा क्यों उठाऊं कोरोना वाला। तो टाइम और कंडीशंस ऑफ कलेक्शन भी देखनी है। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर रिगार्डिंग द period of investigation as well as the conditions of the investigation. For example, data collected during war times may not be suitable for generalize certain facts during peace times. यहाँ पे कोरोना वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर मैं एक शेयर को देखूंगी, ये तो कोरोना के टाइम में बहुत डाउन था, तो उसको देख के मैं आज नहीं कह सकती कि शेयर अब भी डाउन रहेगा, नहीं, मैंने देखा कि ये जो इसने डाटा दिया हुआ कोरोना टाइम का दिया हुआ, आज को ये मैच नहीं करता, तो मैं आज वो डाटा कंसिडर नहीं करूंगी, मैं अपना डाटा अलग ढूंढूंगी जो 2022-2023 के बारे में बता रहा होगा, 2024 के बारे में आने वाली चीजें प्रेडिक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। आपने यूनिट भी देखनी है कि जब उसने वो चीज डिफाइन की गई है, किस यूनिट में डिफाइन की गई है, आपको किसी और यूनिट में तो नहीं चाहिए, तो आपने यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ द डाटा इज सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। मुझे किसी और यूनिट में चाहिए, उन्होंने किसी और यूनिट में क्यों नहीं, जो यूनिट में है, अगर आपको किसी और यूनिट में चाहिए, आप उसको एडजस्ट करके अपनी यूनिट्स में लाओ। क्या लिखा है, इफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट डिफर्स डाटा मस्ट बी रीरजिस्टर्ड बिफोर यूज। अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो आपको जिस यूनिट में चाहिए डाटा
आपको उस यूनिट में अपनी चेंज करके लाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड ऑल्सो बी चेक। ये नहीं मतलब किसी का डाटा उठाया बस उसके देखना नहीं कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, आपको फिर भी उसे क्रॉस चेक करना चाहिए, एक्यूरेसी भी चेक करना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो आप सेकेंडरी डाटा को अच्छे से यूज कर सकते हो। ये प्रिकॉशंस है सेकेंडरी डाटा को यूज करने के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। अब क्या है, पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हम कर चुके। सेकंड देखो, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। 5 किए हैं ना हमने, वो लिखेंगे और उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताओ, कर चुके हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा, आप सारी डेफिनेशन डालोगे। मेंशन सम ऑफ इट्स सोर्सेज, सोर्सेज लिखोगे सेकेंडरी के, पब्लिश अनपब्लिश वाले। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, आई प्रिकॉशंस की है वो डालोगे। व्हाट इज अ क्वेश्चनरी, इसकी डेफिनेशन मैंने करवाई है। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, ये भी करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन देख के ये नहीं कहोगे ये नहीं आता, सारे क्वेश्चन आपको लगेगा ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया है। पेशेंस के साथ चीजें माइंड में डालो, समझो, बहुत अच्छे से चैप्टर होगा। हो सके तो इनके प्रिंट आउट्स निकलवा लेना पीडीएफ के, दैट विल बी इजियर फॉर यू। अपनी लैंग्वेज में लिखो चीजें कैसे कैसे लिखनी है, तो बहुत अच्छे से एग्जाम के टाइम पे चीजें होंगी। आई होप यू लाइक this video. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dreamers. Thank you so much for